खैर अब रैन का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डायरेक्टर वो टाइम की तरफ देखते हैं। उन्हें पता लगता है कि रैन ने ये ऑपरेशन 2.5 घंटे में खत्म कर दिया है, विच इज क्वाइट शॉकिंग फॉर हिम। रैन डायरेक्टर वो से कहता है कि उसने सारे मेडिकल इक्विपमेंट को देख लिया है एंड कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट मिसिंग नहीं है, तो क्या वो जा सकता है, एज वो सर्जरी करने के बाद थक चुका है। डायरेक्टर वो खुद इस चीज को कंफर्म करते हैं एंड वो अब रैन के साथ जाने लगते हैं, एज ये सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। जाते हुए वो लू वैनबिन को पेशेंट का बेहोशी से उठने के बाद ध्यान रखने के लिए कहते हैं, एज ये काम लो रैंकिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स को ही करना पड़ता है, एज सीनियर डॉक्टर्स सिर्फ सर्जरी करते हैं एंड बाकी के काम जूनियर्स करते हैं। लू वैनबिन डायरेक्टर वो को विश्वास दिलाता है कि उन्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल लू वैनबिन सोचता है कि काश वो भी डॉक्टर लिंग जैसा होता एंड अब भाई और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो रैन की तरह ही मेहनत करेगा उसकी पोजीशन में एक दिन पहुंचने के लिए। खैर अब रैन अपने उस कमरे में जाता है जो कि उसे असाइन हुआ होता है। रैन अपने रूम में जाके शावर लेता है एंड जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर सरप्राइजिंगली रैन को डॉक्टर जाओ मिलते हैं, जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाओ रैन से कहते हैं कि उसे जल्दी शावर लेना चाहिए, एज वो कब से उसका इंतजार कर रहे थे। इस पर रैन डॉक्टर जाओ से कहता है, क्या आपका कोई काम नहीं है? डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पास काम ना हो। उसके पास काम है, लेकिन वो अभी यहाँ पर रैन को डिवीजन फीस के बारे में बताने के लिए आया है। रैन इस चीज से समझ जाता है कि डॉक्टर जाओ सर्जरी फीस की बात कर रहे हैं। रैन को इस चीज के बारे में पता होता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ थोड़ा शॉक हो जाता है, एज दूसरे लोग रैन को स्लो विटेड कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो कि दूसरों के मुकाबले रिस्पॉन्सेज को बहुत ज्यादा स्लो दे। लेकिन यहाँ पर रैन डॉक्टर जाओ को और ज्यादा समझदार दिखाई दे रहा है, एज वो बहुत ज्यादा जल्दी ही सिचुएशन को समझ गया। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि डायरेक्टर हुओ ने उन्हें यहाँ पर आने को कहा एंड रैन को सर्जरी फीस के बारे में बताने को कहा, एज अब रैन को सर्जरी फीस मिलने वाली थी ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सके। वाइल सर्जरी फीस डायरेक्टर हुओ को ही मिलनी चाहिए थी, एज रैन एक इंटर्न है, तो ये सारी चीजें डायरेक्टर हुओ पे ही डिपेंड करती हैं कि डायरेक्टर हुओ रैन को पैसा देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एज अब डायरेक्टर हुओ ने डिसाइड किया है कि वो रैन को पैसा देंगे, तो इस चीज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डॉक्टर जाओ को रैन के पास भेजा है, एज रैन को इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अदर बात ये भी है कि डायरेक्टर हुओ को थोड़ा सा डर था कि अगर वो रैन से इस चीज के बारे में खुद बात करेंगे तो रैन को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर जाओ को रैन को एक्सप्लेन करने को कहा। खैर डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि उनका हॉस्पिटल टर्शरी हॉस्पिटल की लिस्ट में आता है एंड वो टर्शरी हॉस्पिटल के चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पेशेंट से पैसे चार्ज करते हैं। सर्जरी फीस जो है उसे एंटी मोनोपोली ब्यूरो एंड प्राइस सुपरविजन डिसाइड करते हैं एंड इन दोनों डिपार्टमेंट की ये डिसाइड की हुई प्राइस चेंज नहीं हो सकती है। पहली चार्जिंग फीस एलोकेशन हॉस्पिटल की तरफ से होती है और दूसरी एलोकेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। रैन इन बातों को सुन तो रहा होता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसे ये बातें समझ में आ रही हैं। डॉक्टर जाओ रैन को आगे बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उसने जितने भी फ्लेक्सर टेंडन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की है वो अंडर कोड 3315211014 के अंडर आती है एंड रैन इस फॉर्म की मदद से सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड टर्शरी हॉस्पिटल की सर्जरी फी के प्राइस को देख सकता है। एज यूनवा हॉस्पिटल एक टर्शरी हॉस्पिटल है, तो उन्हें इस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के 1344 RMB मिलेंगे। एंड RMB क्या होता है? तो RMB चाइना की ऑफिशियल करेंसी है, इसका मतलब रेनमिन भी है। खैर 1344 RMB के अलावा रैन को हर एक्स्ट्रा फिंगर की सर्जरी के लिए 210 RMB और मिलेंगे एंड इसका मतलब है आज की टोटल सर्जरी की फी 1554 RMB होगी, जिसमें से 777 RMB इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मिलेंगे क्योंकि चीफ सर्जन को सर्जरी फीस का 2/3 हिस्सा मिलता है एंड आखिर में रैन को 518 RMB मिलेंगे। क्या डॉक्टर जाओ रैन से पूछते हैं कि क्या उसे समझ में आया? रैन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे समझ में आ गया कि अब जितनी बार भी वो एमटेंग टेक्निक इस्तेमाल करेगा उसे उसके बदले में 518 RMB मिलेंगे। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि जितना भी पैसा उसे मिल रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, वो उसे सीनियर डिपार्टमेंट से भी मिल रहा है। खैर अब रैन सोचने लगता है कि अगर वो एक दिन में 3 सर्जरीज करेगा तो इसका मतलब उसे एक महीने में 15,000 युआन मिलेंगे। खैर तो मैं एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, चाइना की जो करेंसी है उसे RMB कहते हैं, ये उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन जो युआन है वो उनकी प्राइमरी यूनिट है। मान लो जैसे कि यूएस की करेंसी डॉलर है, तो सिमिलरली चाइना की जो करेंसी है उसे RMB कहते हैं, लेकिन RMB की जो यूनिट है उसे युआन कहते हैं। खैर रैन के एक महीने में 90 सर्जरीज की बात को सुनकर डॉक्टर जाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एज एक सर्जन के लिए 20 सर्जरीज एक महीने में करना ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है एंड अगर एक डॉक्टर 30 सर्जरीज भी करता है एक महीने में तो उसे इतनी ज्यादा थकावट होगी कि वो अगले एक महीने तक काम ही नहीं कर पाएगा। एंड रैन का ये कहना कि वो एक महीने में 90 सर्जरीज करेगा, ये तो एक पागलपन हुआ।
खैर रैन के ये कहते ही उसे सिस्टम में एक और मिशन मिल जाता है जिसमें कि उसे एमटेंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना होता है। मिशन की डिटेल में रैन को बताया जाता है कि अगर वो एमटेंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 10 सर्जरीज करेगा तो इसके बदले में उसे एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलेगा हर 10 सर्जरीज के जिनमें उसने एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल किया हो वो वाली। खैर रैन इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एज ये बहुत ज्यादा सही टाइम होता है रैन के लिए। लेटर दैट सेम डे रैन अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाता है जहां पर उसे डायरेक्टर हुओ ने ही बुलाया होता है एज उनके हॉस्पिटल के पास काफी ज्यादा फ्रैक्चर टेंडन इंजरीज के केसेस आए होते हैं। डायरेक्टर हुओ रैन को बुलाते हैं एंड उसे एक केस को चूज करने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर वो रैन को इन सभी केसेस के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अलग अलग जगहों से आए हैं एंड इन सभी हाथों पर एमटेंग टेक्निक का ही इस्तेमाल होगा। रैन कहता है कि वो सारे केसेस को लेना चाहता है एंड वो अब डायरेक्टर वो से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी इन केसेस को उसके लिए तैयार कर दें। इस पर डायरेक्टर हो रैन को बताते हैं कि उसे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कोई पेशेंट्स नहीं होंगे। आज के लिए उसे एक पेशेंट को चूज कर लेना चाहिए एंड वो अगले दिन अगले पेशेंट को ठीक कर सकता है। ऑल्दो डायरेक्टर वो को एमटेंग टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता लेकिन तब भी वो रैन को सजेस्ट करते हैं कि प्राइमरी वुंड क्लोजर पेशेंट्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए, है ना, यानी कि अभी के लिए बेसिक सर्जरीज करना। डायरेक्टर वो अब रैन से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल है कि सर्जरी के 24 घंटे बाद ही हाथ में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं एंड हाथ को हिलाना पॉसिबल हो पा रहा है। डायरेक्टर वो रैन की सर्जरी की तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन रैन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता इस चीज में एज वो सोचता है कि उसने काफी ज्यादा केसेस को एमटेंग मेथड की मदद से ठीक से फ्यूचर कर लिया है एंड वो पेशेंट भी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। अब जब उसने पूरी तरह से एमटेंग टेक्निक को मास्टर लेवल पर समझ लिया है तो वो किसी भी पेशेंट को चूज नहीं करना चाहता, यानी कि स्पेसिफिक पेशेंट्स को चूज नहीं करना चाहता एंड वो ओवरऑल सारे पेशेंट्स को ठीक करना चाहता है जिन्हें कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज हो। ये बताना मैं भूल गया था। वो सारे पेशेंट को आज ही ठीक करने की बात करता है। रैन की इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो रैन से कहते हैं कि वो ऐसे मजाक क्यों कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर वो को समझ में आता है कि रैन को मजाक करना पसंद नहीं है। तो क्या सच में रैन एक दिन में 5 पेशेंट्स को ठीक कर पाएगा? डायरेक्टर वो रैन से दोबारा पूछते हैं, क्या तुम सच में एक दिन में 5 पेशेंट्स को ठीक करने वाले हो? मेरे हिसाब से तुम्हें एक दिन में एक पेशेंट को ठीक करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। रैन बताता है कि वो सारी सर्जरीज को कंटिन्यूअसली कर सकता है, इसीलिए इस चीज में डायरेक्टर वो को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रैन की बात सुनकर डायरेक्टर वो अब सोचने लगता है कि कहीं रैन ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रहा, एज उसे अभी डॉक्टर जाओ ने सर्जरी फीस के बारे में बताया है। डायरेक्टर वो रैन से पूछते हैं कि अगर उसे पैसे की जरूरत है तो इस चीज में डायरेक्टर वो उसकी मदद कर सकते हैं। रैन बताता है कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर रैन को फिर क्या चाहिए अगर वो इस सर्जरी फीस के लिए नहीं कर रहा है तो। डायरेक्टर वो अब रैन को समझाते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा शार्पन करे और ज्यादा अच्छा करे। उसे अभी पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रैन इस पर कहता है कि उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसे और ज्यादा सर्जरीज करनी होंगी। जितनी सर्जरीज वो करेगा उतने ही उसकी स्किल और ज्यादा अच्छी होगी। खैर इसके बावजूद भी डायरेक्टर वो रैन की बात को नहीं मानते हैं एंड वो रैन से कहते हैं कि अभी के लिए उसे 2 पेशेंट्स को चूज करना है एंड उन 2 पेशेंट में से वो पहले पेशेंट को ठीक करेगा। अगर वो पहले पेशेंट को ठीक कर लेता है एंड उसके बावजूद भी वो नहीं थकता है तभी उसे दूसरा पेशेंट दिया जाएगा आज। लेकिन अगर वो दूसरे पेशेंट को ठीक करने की हालत में नहीं हुआ तो दूसरा पेशेंट हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। रैन इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद एक पेशेंट को लाया जाता है जिसे कि फ्लेक्सर टेंडन इंजरी ही हुई होती है। एज यूजुअल रैन चीफ सर्जन का काम करता है एंड वो सभी को बताता है कि इस सर्जरी के लिए पर्टिकुलरली डायरेक्टर वो जो है वो लेट आने वाले हैं तो वो डायरेक्टर वो के बिना ही स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। वो लोग 2 घंटे तक सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। 2 घंटे बाद डायरेक्टर वो सर्जरी रूम में पहुंचते हैं एंड इतना ज्यादा लेट आने के लिए माफी मांगते हैं एज वो एक मीटिंग में फंस चुके थे। लेकिन टू देयर सरप्राइज ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका होता है। डायरेक्टर वो को वहां पर देखकर रैन डायरेक्टर वो से पूछता है कि दूसरा पेशेंट यहाँ पर आ गया क्या। दूसरी तरफ डायरेक्टर वो जो कि एकदम अनफेज्ड, फ्लैबरगास्टेड, परप्लेक्स्ड वहां पर खड़ा होता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इस रैन के बच्चे ने पहले सर्जरी के कंपैरिजन में ये वाली सर्जरी जल्दी कंप्लीट कर दी। जिसके बाद वो शॉक्ड होकर रैन को बताते हैं कि दूसरा पेशेंट आ रहा है। लेकिन अब डायरेक्टर वो रैन से पूछते हैं कि उसने इस सर्जरी को पहले वाली सर्जरी के कंपेरेटिवली जल्दी कैसे कंप्लीट कर दिया। डायरेक्टर वो से रहा नहीं जाता, वो दौड़ते हुए पेशेंट को देखते हैं एंड पेशेंट को क्लोजली एग्जामाइन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई है एंड अब वो रैन को कहते हैं कि अभी जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उसे भूल सकता है एज दूसरा पेशेंट जो है वो नेक्स्ट ऑपरेटिंग रूम में आ चुका है तो उन्हें वहां पर जाना चाहिए। तभी लू वेनबिन डायरेक्टर से कहता है कि उन्हें दूसरा ऑपरेशन भी रैन के हवाले छोड़ देना चाहिए। वेल लू वेनबिन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रैन के साथ रहने से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। खैर
खैर ऑन टू देयर सेकंड ऑपरेशन। रैन सेकंड ऑपरेशन को चालू करता है एंड सेकंड ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन से भी ज्यादा फास्ट होता है। इस दौरान लू वेन बिन सोचता है कि अगर वो रैन को फॉलो करेगा तो उसे रैन से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस है, डह। खैर अब 2 घंटे के अंदर अंदर ही सेकंड ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाता है एंड इस टाइम पे सेकंड ऑपरेशन में डायरेक्टर हुओ भी होते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार 2 घंटे से पहले ही ये ऑपरेशन खत्म हो गया। एंड ब्रो गेट्स बैम्बूजल्ड कि भाई ये क्या परफॉर्मेंस है इस सर्जन की। रिमाइंड्स मी ऑफ दैट वन मीम, इस सर्जन को क्या तकलीफ है भाई। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एज यूजुअल लोअर रेजिडेंट डॉक्टर्स को बाकी का काम दे दिया जाता है एंड सर्जरी कंप्लीट करने के बाद जब रैन एंड डायरेक्टर हुओ बाहर आते हैं तो डायरेक्टर हुओ रैन को तीसरे पेशेंट के बारे में बताते हैं जो कि अभी ट्रैफिक जाम में फंसा होता है एंड वो किसी भी दौरान अब हॉस्पिटल में आ सकता है। रैन जैसे दूसरे पेशेंट की बात सुनता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो डायरेक्टर हुओ को बताता है कि वो जरूर इस पेशेंट को भी ठीक करेगा। वेल अब रफली आफ्टर 10 to 15 मिनट्स बाद तीसरा पेशेंट भी हॉस्पिटल में आ जाता है एंड अब तीसरे पेशेंट की सर्जरी भी चालू हो जाती है। इस सर्जरी के दौरान लू वेन बिन को रियलाइज होता है कि ये पहली बार है जब वो एक दिन में 3 सर्जरीज कर रहे हैं एंड सच में वो रैन को अगर ऐसे ही फॉलो करता रहेगा तो उसका लेवल अप ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा। वो नई चीजों को डिस्कवर कर पाएगा एंड खुद को चैलेंज कर पाएगा ताकि वो खुद से और ज्यादा अच्छा बन सके। इन 3 ऑपरेशन में लगभग इन लोगों को 7 घंटे का टाइम लगता है एंड इमेजिन 7 घंटे बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, यहाँ तक कि बिना टॉयलेट किए सर्जरीज को कंटिन्यू रखना एंड सर्जरीज को परफॉर्म करना भी एक अलग ही लेवल का टास्क है। बट इस चीज के बावजूद भी रैन के चेहरे पर थकावट दिख ही नहीं रही थी। लू वेन बिन सोचता है कि आखिर इन ऑपरेशन करने के बाद रैन कैसे नहीं थक गया। लिटिल डज ही नो उसके पास एनर्जी सीरम है भाई। जैसे जैसे ये सर्जरी आगे बढ़ती है रैन नोटिस करता है कि लू वेन बिन जो है वो काफी ज्यादा टेंस हो चुका है, उसके काफी ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। रैन इस चीज को नोटिस कर लेता है एंड अब वो वैंग जिया को लू वेन बिन के पसीनों को साफ करने के लिए कहता है। रैन लू वेन बिन से कहता है क्या ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशन के लिए थोड़ा ओवरवेल्म नहीं लगता। लू वेन बिन बताता है कि आखिर वो ओवरवेल्म कैसे लग सकता है, यानी कि वो छुपाने की कोशिश करता है कि वो ओवरवेल्म हो चुका है अब। लू वेन बिन की बात पर रैन उसे बोलता है कि उसे बस थोड़े टाइम तक इंतजार करना है एंड ये सर्जरी कंप्लीट होने वाली है एंड इस चीज के लिए लू वेन बिन गोज अकॉर्डिंगली। खैर कुछ टाइम बाद ये ऑपरेशन भी खत्म हो जाता है। सारे सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, स्पेशली लू वेन बिन एंड वैंग जिया। वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वेल उनका थकना काफी ज्यादा रीजनेबल है क्योंकि ये स्टिल इंसानों की तरह तो हैं, अनलाइक रैन जिसके पास एनर्जी सीरम है, जब मर्जी यूज करो जब मर्जी यूज ना करो। यार ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए लू वेन बिन वैंग जिया से पूछता है कि क्या वो इस ऑपरेशन के दौरान नहीं थकी। इस पर वैंग जिया कहती है कि वो तो चमड़ी है एंड वो कैसे थक सकती है क्योंकि उसे रैन के नक्शे कदमों पर जो चलना है। वेल क्या बोल सकते हैं, अब मैं तो बस परप्लेक्स्ड हूँ भाई। खैर अब ये दोनों जब बात कर रहे होते तब आगे जाकर रैन डायरेक्टर हुओ से रात के काम के बारे में पूछता है। रैन को अभी भी एक और सर्जरी करनी होती है एंड इसके रिस्पॉन्स में डायरेक्टर हुओ रैन को कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनका भी एडिक्शन सर्जरी को लेकर इतना नहीं था जितना कि रैन का है एंड अब डायरेक्टर हुओ रैन को एक और पेशेंट को देने के लिए इनकार कर देते हैं एज उनके पास अब कोई पेशेंट होते भी नहीं है, ना ही रैन के लिए अच्छा होगा कि वो एक और सर्जरी को करे आफ्टर डूइंग 3 कॉन्जिक्यूटिव सर्जरीज। डायरेक्टर हो रैन को कहते हैं कि वो इस चीज के बारे में कल बात करेंगे। रैन इस पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कल वो 5 सर्जरीज करेगा। रैन की बात को सुनकर वैंग जिया एंड डॉक्टर लू वेन बिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि 5 सर्जरीज, इसमें तो उनकी चटनी निकल जाएगी। खैर लू वेन बिन सोचता है कि अगर उसे कल 5 सर्जरीज करनी है वो भी रैन के साथ, तो उसे कल के लिए पहले कुछ प्रिपेयर करना होगा। खैर जब लू वेन बिन एंड वैंग जिया छुपके से डायरेक्टर हुओ एंड रैन की बात सुन रहे होते हैं तभी वो 2 और इंटर्न्स को देखते हैं जो कि रैन के पास जा रहे होते हैं। अब इन दोनों इंटर्न्स को देखकर वैंग जिया एंड लू वेन बिन शॉक हो जाते हैं। जो ये दोनों इंटर्न्स होते हैं इनमें से एक नर्सिंग इंटर्न होती है एंड एक हाउसमैन होता है। वेल हाउसमैन एक जूनियर डॉक्टर को कहते हैं जो कि एक हॉस्पिटल पोस्ट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हाउसमैन का नाम तो मा येनलिन होता है लेकिन नर्सिंग इंटर्न का नाम जेंग यूहान होता है। ये दोनों रैन को ढूंढ रहे होते हैं। रैन के लिए इनके पास गिफ्ट्स भी होते हैं। अब एज यूजुअल यूहान जो कि नर्सिंग इंटर्न होती है वो रैन को कहती है कि वो रैन के लिए एंड डायरेक्टर के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आई है, तो इसीलिए वो इस चीज को आफ्टर डिनर स्नैक की तरह ट्रीट करें एंड इसे एक्सेप्ट कर लें। तभी मा येनलिन जो कि हाउसमैन होता है वो रैन को बताता है कि वो कुछ स्पेशल लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर आया है जो कि उसके होम टाउन से हैं। इनिशियली रैन इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि अब तक उसे गिफ्ट्स मिल चुके होते हैं, तो वो अब गिफ्ट्स को देखता है एंड उसे पता चलता है कि मा येनलिन ने उसे 2 सॉल्टेड फिश दी हैं। इन फिश को देखकर डायरेक्टर हो रैन से पूछते हैं कि वो इन्हें कैसे खाएगा, जिसके बाद मा येनलिन प्रोसीजर को बताता है कि कैसे वो इस फिश को अच्छे से बनाकर खा सकता है। वेल आफ्टर द रेसिपी रैन अब मा येनलिन से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। इस पर मा येनलिन रैन को बताता है कि उसने रैन की एम्पटिंग टेक्निक को परफॉर्म करते हुए वीडियो देखी है एंड वो रैन के लिए एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है। मोर ओवर
माई एनलिन ये भी कहता है कि एमटेंग टेक्निक को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लू वेनबिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो थकावट के मारे मर ही जाएगा। अब जैसे ही माई एनलिन लू वेनबिन की बात को बीच में लेकर आता है तो लू वेनबिन, जो कि डिस्टेंस से ही इन सभी बातों को सुन रहा होता है, वो भी इस कन्वर्सेशन में टपक पड़ता है। एज लू वेनबिन को समझ में आ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी वाट लगना तय है, नहीं कि उसकी पोजीशन छीनी जा सकती है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि मैं नहीं बता सकता। मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें खुद नहीं बता। खैर अब लू वेनबिन गुस्से से कहता है कि वो थका हुआ नहीं है। लू वेनबिन एंड माई एनलिन, अब इन दोनों की ही एक बहस हो जाती है। लू वेनबिन नोटिस करता है कि अभी रैन भी उसके सामने है, तो उसे अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ माई एनलिन को जवाब देना होगा, नहीं तो रैन को ऐसा लगेगा कि माई एनलिन से लू वेनबिन जलता है। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए अब लू वेनबिन प्यार से माई एनलिन को समझाता है। एंड अब इस बहस को आगे बढ़ता हुआ देखकर डायरेक्टर वो बीच में कूद पड़ते हैं एंड वो सभी को कहते हैं कि उन्हें बहस करने की जरूरत नहीं है, एज कल भी उनके पास काम है। डायरेक्टर हुआ वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए वो उन सभी को बताते हैं कि कल उन्हें 5 सर्जरीज करनी है एंड बूम, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लू वेनबिन सच में एक प्लान को प्रिपेयर करके लाता है ताकि वो आज 5 सर्जरीज में पार्टिसिपेट कर सके। एंड भाई का प्लान सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है क्योंकि वो अपने प्लान के तौर पर बहुत ज्यादा खाना बनाकर लेकर आया होता है। सभी लोगों को, जितने भी डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, उन्हें खाने की स्मेल बहुत पसंद आती है। एज लू वेनबिन जो ब्रेकफास्ट लाया होता है उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि दूसरे डॉक्टर्स के मुंह में पानी आने लगता है। सभी डॉक्टर्स अपनी शिफ्ट से बहुत ज्यादा भूखे होते हैं एंड वो लू वेनबिन से इस खाने के बारे में पूछते हैं, जिस पर लू वेनबिन बताता है कि इस सब पिग मीट को डॉक्टर रैन ने खरीदा है एंड उसने सिर्फ इस मीट को बनाया है। लू वेनबिन अब खाने को शेयर करने की बात करता है, तभी वहां पर रैन भी पहुंचता है। रैन लू वेनबिन से पूछता है कि क्या वो ब्रेकफास्ट में इतना ज्यादा खाना खाता है। इस पर लू वेनबिन रैन को बताता है कि वो आज 5 सर्जरीज करने वाले हैं, तो इतना खाना तो बनता है। खैर अब ये खाना सारे डॉक्टर्स में शेयर होता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर जाओ, एंड डॉक्टर जाओ को भी ये खाना बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि वो अब लू वेनबिन से खाने की रेसिपी के बारे में पूछते हैं। लू वेनबिन भी खाने की रेसिपी बताता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि सभी लोगों को उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। लेटर ऑन खाना खाने के बाद डॉक्टर जाओ नेक्स्ट टाइम लू वेनबिन को मशरूम की डिशेस बनाने के लिए कहते हैं, एज मशरूम खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। डॉक्टर जाओ यहाँ तक कि लू वेनबिन को अपने पास आफ्टरनून में बुलाते हैं ताकि वो लू वेनबिन को पैसे दे सके एंड रैन ही केवल ऐसा आदमी ना रहे जो कि खाने के पैसे दे रहा हो, एज ये मीट सारा रैन ने मंगाया है। आई गेस देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग गोइंग ऑन हियर, क्योंकि सभी को ये लग रहा हो सकता है कि रैन ने ये सब मीट सिर्फ खाने के लिए मंगाया है, वेयर एज रैन ने ये सारा मीट जो था वो एम्पटिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मंगवाया था। खैर डॉक्टर जाओ की बात सुनने के बाद दूसरे डॉक्टर्स भी लू वेनबिन को नेक्स्ट टाइम अलग अलग डिशेस बनाने के लिए कहते हैं एंड अचानक से ही लू वेनबिन की पॉपुलैरिटी खाने के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मीनवाइल रैन जो होता है वो अभी भी खाने को एंजॉय कर रहा होता है। अब लू वेनबिन डिसाइड करता है कि वो एक ग्रुप बनाएगा जिसमें कि दूसरे डॉक्टर्स इंग्रेडिएंट्स बाय करेंगे एंड उन इंग्रेडिएंट्स की फोटो खींचकर उस ग्रुप में डालेंगे एंड बाद में लू वेनबिन खाने के इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके उनके लिए उनकी फेवरेट डिश बना सके। लू वेनबिन जो होता है वो खाने वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अब सभी लोगों के जो डिमांड्स होते हैं खाने को लेकर उन सभी को उस ग्रुप में लिखकर भेज देता है। वैसे तो सभी को लू वेनबिन का बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन लू वेनबिन को अभी भी थोड़ा सा अपने बनाए हुए खाने में थोड़ी कमी लगती है। लू वेनबिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रैन उससे कहता है कि अगर उसने खाना खा लिया है तो उन्हें सर्जरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खैर कुछ टाइम बाद अब ये लोग सर्जरी रूम में होते हैं जहाँ पर लू वेनबिन रैन को पेशेंट की स्टेबल कंडीशन के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद रैन पेशेंट और उसके आसपास के एरिया को स्टेराइल मटेरियल से कवर करने लगता है ताकि एक स्टेराइल फील्ड बन सके। एंड स्टेराइल फील्ड का पर्पस है कंटेमिनेशन को अवॉइड करना और सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान क्लीनलीनेस को मेंटेन करना। खैर स्टेराइल फील्ड क्रिएट करने के बाद रैन डॉक्टर लू वेनबिन को बताता है कि पेशेंट की 3 उंगलियां इंजर्ड हैं एंड इसलिए ये वाली सर्जरी उनके लिए पिछले वाली सर्जरी के मुकाबले थोड़ी मुश्किल होने वाली है। लू वेनबिन इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं होता कि ये वाली सर्जरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है, एज उसे पता होता है कि रैन बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन उसे ये चीज पता होती है कि एक बार अगर रैन काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद उनके पास रेस्ट लेने का समय नहीं बचेगा। हालांकि डॉक्टर लू वेनबिन को पता होता है कि उनके आगे का सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सर्जरीज करनी है एंड इसके बीच में उन्हें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वो आज तैयार होता है इन सब के लिए। उसने एक डायपर पहना होता है ताकि उसे सर्जरीज के बीच में टॉयलेट ना जाना पड़े एंड इससे उसका समय बचे। ये लोग सच में सर्जरी के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। खैर इसी के साथ रैन पहली सर्जरी को स्टार्ट करता है। रैन के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा जोश के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। अब उनकी पहली सर्जरी कंप्लीट होती है एंड इसी के साथ 5 से 6 घंटे के बाद
उनकी 3 सर्जरीज कंप्लीट हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा टास्क था उनके लिए। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड इसीलिए वैंग जिया पहले रैन को बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, एज वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से रैन के साथ सर्जरीज में पार्टिसिपेट कर रही है। और तो और उसे कल जो 3 सर्जरीज कंटिन्यूसली करनी पड़ी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। इसीलिए वैंग जिया ना चाहते हुए भी अपनी नर्स वाली पोजीशन को किसी को ट्रांसफ़र करने की बात करती है, यानी कि अभी के लिए वो थक चुकी है एंड वो रेस्ट करेगी, तब तक उसकी जगह पर कोई और नर्स आकर रैन की मदद करेगी। रैन वैंग जिया की बात को समझता है क्योंकि उसे पता होता है कि भले ही नर्सिस के ऊपर का वर्क प्रेशर चीफ सर्जन्स के ऊपर के वर्क प्रेशर से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वर्कलोड छोटा है, स्पेशली जो स्क्रब नर्सिस होती हैं। स्क्रब नर्सिस वो नर्सिस होती हैं जो कि ऑपरेटिंग रूम में सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। स्क्रब नर्सिस सर्जिकल टीम को सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स और सप्लाईज प्रोवाइड करती हैं एंड एक स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती हैं। इसकी वजह से उन्हें सर्जरी में पूरा ध्यान देना पड़ता है एंड ये चीज़ बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए रैन इस चीज़ को समझते हुए वैंग जिया को लीव दे देता है, लेकिन जाने से पहले वैंग जिया रैन को एक और बात बताती है। वैंग जिया रैन से कहती है कि जो न्यू नर्स उसे रिप्लेस करेगी वो एमटेंग टेक्निक के साथ इतनी फेमिलियर नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ी कम स्पीड में काम करना होगा। एज उनका कोऑर्डिनेशन वैंग जिया एंड रैन के कोऑर्डिनेशन के मुकाबले कम होगा, इसीलिए वैंग जिया ये एडवाइस रैन को देती है। रैन उसे बताता है कि उसे ये चीज पता है एंड इसीलिए वो जब स्टार्ट करेगा सर्जरी को तो वो स्लोली काम करेगा। मीनवाइल वैंग जिया सोच रही होती है कि रैन ने अब उसके आंखों के नीचे के गड्ढे देख लिए हैं एंड अब उसके कोई चांस नहीं है रैन को इम्प्रेस करने के। एंड अब जब वो वापस जाएगी तो वो सो जाएगी एंड अपने आई बैग्स को कम करने के लिए एक फेस मास्क लगा लेगी। खैर, इसी के साथ वैंग जिया वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए ये फिर से रुक जाती है एंड रैन से पूछती है कि क्या वो थका नहीं, कहीं वो सर्जरी करते हुए ना सो जाए। वैंग जिया की बात को सुनकर रैन उसे कहता है कि आखिर वो सर्जरी के दौरान कैसे सो सकता है। खैर, इसी के साथ वैंग जिया वहां से चली जाती है एंड रैन पीछे मुड़ता है एंड पेशेंट की तरफ देखता है। रैन सोचता है कि अभी भी उनके पास 2 सर्जरीज और बची हैं एंड उसे इसीलिए नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ बचानी होगी। तभी वो लू वैन बिन को आवाज देता है क्योंकि लू वैन बिन तब से कुछ नहीं बोल रहा होता। जैसे ही रैन आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि लू वैन बिन सर्जरी के दौरान सो रहा है। What are you doing, brother? खैर, रैन लू वैन बिन की इस हालत को देखकर उसके पास जाता है एंड उसे जगाते हुए कहता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए भाई। लू वैन बिन जैसे ही रैन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो रैन से कहता है कि वो नहीं थका है एंड उसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज 5 सर्जरीज को कंप्लीट करना होगा। लू वैन बिन की इस बात को सुनकर रैन उसे कहता है कि वो अपनी इस कंडीशन के साथ नेक्स्ट सर्जरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसीलिए रैन उसे सजेस्ट करता है कि जब तक नेक्स्ट पेशेंट यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक उसे सो जाना चाहिए एंड जागने के लिए उसे एक अलार्म भी सेट कर लेना चाहिए ताकि वो जल्दी लौट कर वापिस आ सके। लू वैन बिन रैन की बात को सोचता है एंड एज जब वो स्टूडेंट था तब वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए सोता था एंड उसके बाद वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता था, तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए वो सोचता है कि उसे सो जाना चाहिए, लेकिन सोने से पहले वो एक अलार्म को सेट कर लेता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। खैर, अब उसे सोते हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है एंड उसका अलार्म जब बजता है तो वो फुल एनर्जेटिक होकर सर्जरी रूम में जाता है जस्ट टू फाइंड आउट रैन 5वीं सर्जरी कर रहा है एंड वो लेट हो चुका है। और तो और रैन के साथ एक और नया असिस्टेंट होता है जिसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता एज वो रैन के साथ जो काम कर रहा होता है। रैन के इस नए असिस्टेंट को देखकर लू वैन बिन ज्यादा खुश नहीं होता एंड उसे मनी मन आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि वो बस थोड़ा और सोना चाहता था, लेकिन इसी दौरान रैन ने एक और नए असिस्टेंट को हायर कर लिया, विच इज ट्रूली सैड फॉर हिम, बट आई डोंट फील सॉरी फॉर यू। लू वैन बिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो लेट आया है, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ पर पहुँच चुका है एंड अब सिर्फ आखिरी के ही कुछ काम रह गए हैं तो वो सोचता है कि उसे रैन की एक्सपीरियंस और नरिशमेंट को मिस नहीं करना चाहिए, उसे इस मौके का भी फ़ायदा उठाना चाहिए और एक्सपीरियंस को गैदर करना चाहिए। खैर, मीनवाइल बाहर कुछ नर्सेस होती हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही गुजर रही होती हैं। वो एक जगह पर रैन का नाम देखती हैं एंड उन्हें पता लगता है कि रैन अभी भी सर्जरी कर रहा है। वो बात करती हैं कि कैसे रैन बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है, वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सर्जरीज किए जा रहा है। तभी एक नर्स कहती है कि रैन का स्टेमिना बहुत अच्छा है एंड ये सुनकर उसकी दोस्त स्मर्क करने लगती हैं एंड वो कहती हैं कि वो किस स्टेमिना की बात कर रही है। खैर, ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एज उसके दोस्तों को गलत फहमी हो जाती है। उस नर्स को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है, जिसके बाद वो वहां से भागते हुए जाती है एंड अपने दोस्तों को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उसे भागता हुआ देखकर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम भाग क्यों रहे हो।
ऑपरेशन थिएटर में अब 5th सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के कंप्लीट होने पर रैन का जो दूसरा असिस्टेंट आया होता है, आई एम अज्यूमिंग ही इज मा येनलिन, तो मा येनलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। मीनवाइल लू वेन बिन डजंट सीम सेटिस्फाइड। खैर, सर्जरी को कंप्लीट करने के बाद रैन को बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलती है। एज उसके प्रीवियस मिशन में उसे बताया गया था कि उसे 10 सर्जरीज को परफॉर्म करना है एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, एंड ये उसकी 10वीं सर्जरी थी। अब क्योंकि रैन को एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिला होता है एंड पहले कई बार बेसिक ट्रेजर चेस्ट से रैन को सिर्फ एनर्जी सीरम मिला होता है, तो इस बार इस ट्रेजर चेस्ट को लेकर रैन की उम्मीदें बिल्कुल भी हाई नहीं होती। उसे लगता है कि इस बार भी उसे एनर्जी सीरम ही मिलेगा, इसीलिए विद लो होप्स वो ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर देता है। लेकिन टू हिज सरप्राइज इस बार उसे डायग्नोस्टिक स्किल मिलती है, एंड ये स्किल होती है एक स्पेशलिस्ट लेवल फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल। रैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इस बार उसे एनर्जी सीरम नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक में एक स्पेशलाइज स्किल मिली है। अब तुम लोग सोचोगे कि डायग्नोस्टिक क्या होता है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी डिसीज या प्रॉब्लम का पता लगाना। और ये चीज कैसे की जाती है, तो ये चीज की जाती है सिम्टम्स को समझने से, टेस्ट करने से, या फिर मेडिकल टूल्स का इस्तेमाल करने से। ये सभी चीजें पेशेंट पर यूज होती हैं, तो ये एक जरूरी स्टेप है जो डॉक्टर को समझने में मदद करता है कि पेशेंट की असली प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले। इस स्पेशलाइज स्किल को लेकर रैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एज ये सो कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन वाला स्किल, इसमें वो सभी चीजें होती हैं जो कि डॉक्टर्स के पास होती हैं जब वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कर रहे होते हैं। रैन अब हॉस्पिटल के बाहर आता है एंड वो टैक्सी को ढूंढने लगता है। इतनी रात इस वजह से हुई होती है क्योंकि रैन लिटरली 12 घंटे से काम कर रहा होता है। लकीली रैन को एक टैक्सी मिल जाती है जिसके अंदर वो बैठ जाता है। अब क्योंकि उसे नई नई फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल मिली होती है, तो अब रैन सोचता है कि उसे सिस्टम से पूछना चाहिए कि उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल में अभी कौन सा रैंक है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल में जो कि उसने अभी मास्टर करी है, उसमें उसकी रैंक यूनिवर्सिटी में 1128 है। एंड रैन की रैंक तब बढ़ेगी जब वो 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन को करेगा, और ये रैंक भी सिर्फ 1 से ऊपर बढ़ेगी। यानी कि हर 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी रैंक 1 से अप होगी। यानी कि उसे फर्स्ट रैंक पर जाने के लिए कम से कम 22,560 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, विच इज क्वाइट अ लॉट। खैर, रैन अब सोचता है कि क्या ये चीज भी एक मिशन है, क्या उसे 20 से 30 करेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करने से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस पर सिस्टम उसे बताता है कि ये चीज एक मिशन नहीं है। रैन अब फिर से सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये चीज शायद एक्सपीरियंस गेन करने के लिए है। जिसके बाद रैन अपने फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को खुद पर टेस्ट करता है। रैन पहले अपनी आंखों पर हाथ लगाता है, फिर अपने नाक पर, फिर अपनी गर्दन पर, फिर वो धीरे धीरे करके अपने लोअर बॉडी पार्ट्स पर हाथ लगाता है। एंड इसी तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हुए उसे पता लगता है कि उसे कोई डिसीजेस नहीं है। रैन लास्ट बार अपने वेस्ट एरिया को चेक करता है एंड उसे पता लगता है कि जो लास्ट उसने 2 जगहों को टेस्ट किया है, उधर अगर उसे कोई बीमारी होती भी तो ये चीज उसे खुद पता लग जाती। खैर, इस पर सिस्टम रैन को बताता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, इसीलिए सब्जेक्टिव जजमेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए साइंटिफिक एग्जामिनेशन जरूरी होते हैं। एंड ये प्रोसेस अपने इंटरेस्ट, परिवार, देश और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पर सिस्टम रैन को समझाता है कि जस्ट बिकॉज उसे लगता है कि वो बीमार नहीं है, तो उसे इस चीज पर नहीं मानना चाहिए कि वो बीमार असल में नहीं है। उसे साइंटिफिक वेज से ही पता लग सकता है कि वो बीमार है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रैन को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। एज चैप्टर नंबर 1 से ही रैन साइंटिफिक चीजों पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। एज उससे पहले जब सिस्टम दिख रहा था तो उसे लगा था कि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन इट टर्न्स आउट रियल, बट स्टिल इट शोज कि वो साइंटिफिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा रखता है एंड उसे खुद से ज्यादा साइंस पर भरोसा है। एंड इसीलिए रैन सिस्टम को कहता है कि जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल सही है। अब जब टैक्सी ड्राइवर रैन को खुद को टच करता हुआ देख रहा होता है तो उसे शक होता है कि भाई ये खुद को टच क्यों कर रहा है। एंड तुम्हें पता है कि खुद को ऐसे टच करना, वो भी पब्लिकली, तो कोई भी तुमसे क्रीप आउट हो जाएगा। तो यही चीज टैक्सी ड्राइवर के साथ होती है। अब जैसे ही वो लोग लोअर ग्रूव के पास पहुंचते हैं तो रैन टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताता है एंड वो उसे गली के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर, जो अभी तक रैन को अपने आप को टच करता हुआ देखकर ऑलरेडी क्रीप आउट हो चुका होता है, वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है एंड वो मन में सोचता है कि क्या उसे रैन जैसे स्पेशल फटिश वाले आदमी की बात सुननी चाहिए या नहीं। इट एंड्स अप वो टैक्सी ड्राइवर रैन की बात नहीं मानता एंड उसे बहाना देता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए उसे खुद चलकर अपने घर पहुंचना चाहिए। रैन को इस चीज से ज्यादा कुछ कंप्लेंट्स नहीं होती। वो टैक्सी से बाहर निकलता है
एंड वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसने अभी तक उसे कोई पैसे नहीं दिए हैं। एंड जैसे ही रैन अपने जेब में हाथ डालता है तो टैक्सी ड्राइवर और ज्यादा घबरा जाता है कि रैन क्या चीज बाहर निकाल रहा है। रैन अपने जेब के अंदर से पैसे बाहर निकालने वाला होता है एंड वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि ये लो। लेकिन इससे पहले कि वो पैसे दे पाता टैक्सी ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो एक्सीलेटर पर पैर मार के शूम एंड वो वहां से चला जाता है मनी मन रैन को परवट कहकर। मीनवाइल रैन के हाथों में पैसे होते हैं एंड वो सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब ड्राइवर था, अपने पैसे लिए बिना ही चला गया। वेल रैन अब अपने घर पर पहुंचता है, वो अपने बेड में होता है एंड अब वो अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को रिव्यू करने लगता है। रैन बात करता है कि कैसे एक स्पेशलाइज्ड लेवल फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल को ऑलरेडी अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, लेकिन इनकी ट्रू वैल्यू जो है वो तब बाहर निकल के आती है जब इन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि उसे तभी असल में पता लग पाएगा कि ये मास्टर लेवल स्किल कितनी अच्छी है जब उसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएगा। वेल अब रात गई बात गई। नेक्स्ट डे रैन का फोन बजता है एंड उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड उसे बताया जाता है कि आज बेड सारे फुल हैं, तो इसीलिए उसकी आज की सारी सर्जरीज कल पोस्टपोन कर दी गई हैं एंड आज उसकी छुट्टी है। खैर रैन इस पर ओके कहता है। अब रैन सोचता है कि अब क्योंकि काम पर उसे जाना नहीं है तो ये अच्छा रहेगा उसके लिए अगर वो अपनी फैमिली की मदद करे। इसलिए रैन नीचे जाता है एंड अपने फादर को बताता है कि आज वो काम पर नहीं है, इसीलिए वो आज उनकी क्लिनिक में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसके डैडी बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। एज रैन ने पहले बताया था कि वो काम पर जाएगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे काम पर नहीं जाना है। रैन के फादर इसलिए भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि रैन अगर ये चीज़ उन्हें पहले ही बता देता तो वो डॉक्टर मियाओ को यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। वेल डॉक्टर मियाओ एक पार्ट टाइम डॉक्टर है एंड एज रैन के फादर जो क्लिनिक को ओन करते हैं वो उसमें खुद डॉक्टर का काम नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते या करते हैं तो बताया नहीं। खैर इसीलिए वो दूसरे डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं एंड इसीलिए रैन के ये बताने पर उन्हें दुख होता है कि आज उन्हें फालतू में किसी को दिहाड़ी देनी पड़ेगी। खैर अब कुछ टाइम बाद डॉक्टर मियाओ लोअर ग्रुव क्लिनिक में पहुंचते हैं। डॉक्टर मियाओ एक पार्ट टाइम डॉक्टर होता है जो कि सूचर्स एंड कॉस्मेटिक इंजेक्शन में स्पेशलाइज होता है एंड वो अपने साथ कुछ पेशेंट्स को लेकर आया होता है। एंड अब क्लिनिक में आते ही डॉक्टर मियाओ डॉक्टर जुआनजी एंड डॉक्टर शियोंग को अपनी मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर मियाओ के ये कहने पर डॉक्टर शियोंग मियाओ को बताते हैं कि आज रैन भी उनकी मदद करने वाला है एग्जामिनेशन में। मीनवाइल रैन के फादर अभी भी सोच रहे होते हैं कि उनका तो नुकसान हो गया भाई। खैर डॉक्टर मियाओ के साथ अब जो फीमेल पेशेंट्स आई होती हैं उन्हें डॉक्टर मियाओ रैन के पास भेज देता है ताकि रैन उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर पाए। पहले उन पेशेंट्स को देखकर रैन अपना ओवरकोट पहनता है। रैन आज काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं जिन्हें की फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है एंड ये रैन के लिए अच्छा मौका होता है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल को टेस्ट करने का। वेल रैन अब स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स के फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेता है एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेने के बाद पेशेंट्स को डॉक्टर मियाओ अपने पास बुलाता है ताकि वो उन्हें आगे ट्रीट कर सके। मीनवाइल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद रैन अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल की रैंक अप हुई है। इस पर सिस्टम उसे बताता है कि उसने अभी 18 ही फिजिकल एग्जामिनेशंस करे हैं एंड इसीलिए अब उसकी रैंक जो है वो एक अप हो चुकी है। अब उसकी रैंक है 1127, पहले उसकी 1128 थी। रैन जो होता है वो इस चीज को लेकर खुश होता है कि उसकी रैंक बढ़ रही है। मीनवाइल कुछ गर्ल्स उसे देख रही होती हैं एंड वो अब रैन को देखकर अब वो रैन की खूबसूरती देखते हैं एंड वो कहते हैं कि उन्हें भी अपना टेस्ट करवाना है। रैन के पास इतने पेशेंट्स आता हुआ देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं क्योंकि दोबारा से मीनवाइल डॉक्टर मियाओ रैन के पास जाते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा थक चुका होगा, इसीलिए अब नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन वो करेगा। एंड ये सुनकर जो दो फीमेल्स रैन से अपना फिजिकल एग्जामिनेशन कराने वाली थी वो मुकर जाती हैं एंड बताती हैं कि उन्हें कुछ काम है एंड इतना कहकर वो वहां से भाग जाती हैं, यानी कि डॉक्टर मियाओ उन्हें भगा देता है। वेल रैन के फादर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो मन ही मन गुस्से में कहता है कि डॉक्टर मियाओ को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसने अल्टीमेटली उसका नुकसान करवा दिया है। मीनवाइल उन लड़कियों को वहां से भागता हुआ देखकर रैन को कुछ समझ में नहीं आता एज वो अभी भी बुद्धू का बुद्धू है। खैर वेल अब इसके नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे ही रैन हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वो अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को अपने पेशेंट्स पर इस्तेमाल करने वाला था। रैन आज अपने वर्क आवर्स से पहले ही हॉस्पिटल में पहुंचता है एंड वो पेशेंट पर रूटीन चेकअप परफॉर्म करने लगता है। रैन अपने पहले पेशेंट से मिलता है एंड वो अपने पेशेंट को अपने बारे में बताता है कि वो उसका सर्जन है एंड वो यहाँ पर चेकअप परफॉर्म करने आया है ताकि रैन को रिकवरी रेट का पता लग पाए। पेशेंट रैन की तरफ देखता है एंड वो उससे टाइम के बारे में पूछता है एज सुबह 5 बजे रूटीन चेकअप नहीं होता है। रैन पेशेंट को बताता है कि अभी 5 बज रहे हैं एंड वो यहाँ पर उसे एक डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन देने के लिए आया है। पेशेंट ये जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि डॉक्टर्स को उसकी काफी ज्यादा चिंता है।
वेल रैन पेशेंट को चेक करते हुए अपनी स्पेशलिस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल को इस्तेमाल करता है एंड वो पेशेंट को बताता है कि वो काफी समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करता है और उसे क्रॉनिक गैस्ट्रिटिस की दिक्कत है। अब रैन कहता है कि वो पेशेंट के चेस्ट, एब्डोमिन, हेड और नेक को चेक करने वाला है। वेल क्रॉनिक गैस्ट्रिटिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेट में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है एंड ये सूजन काफी दिनों तक रहती है एंड ये बीमारी ज्यादातर इरेगुलर खाने पीने से, स्ट्रेस या एसिडिक फूड के खाने से होती है एंड मोस्ट लाइकली पेशेंट को ये बीमारी इसीलिए हुई होगी क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठकर ना ही अपने खाने पर ध्यान देता है एंड सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है एंड उल्टी चीजें खाता है। खैर रैन के पीछे इंटर्न जंग युआन होती है एंड वो रैन को इतना ज्यादा डिटेल में देखकर उसकी तारीफ करती है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है। रैन यूहान को बताता है कि इससे पहले उसके पास वो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो चेकअप्स को परफॉर्म कर पाए, लेकिन अब क्योंकि उसके पास वो काबिलियत है तो वो डिटेल एग्जामिनेशन कर सकता है। इस बात को सुनकर यूहान रैन से कहती है कि उसने सिर्फ एक ही दिन के लिए रेस्ट किया है एंड आज क्योंकि वो अपने टाइम से पहले ही आ चुका है तो अगर वो ऐसा ही करता रहा तो शाम होते हुए वो काफी ज्यादा थक जाएगा एंड उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड को टाइम देने का समय नहीं बचेगा। रैन इस पर अपने सर मोड़ते हुए यूहान को बताता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है एंड उसकी सारी एनर्जी सिर्फ उसकी सर्जरी। यूहान जैसे ये बात सुनती है कि रैन के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो रैन की पूरी बात नहीं सुनती है एंड वो सिर्फ इसी चीज पे फोकस करती है कि रैन के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी कि अब चमड़ी। खैर पेशेंट को रूटीन चेकअप देने के बाद रैन अब इमरजेंसी ऑफिस में जाता है एंड डॉक्टर लू वेनबिन से मिलता है एंड उससे आज के पेशेंट्स के बारे में पूछता है। लू वेनबिन बताता है कि आज उनके पास सिर्फ 3 ही पेशेंट्स आए हैं। ये सुनकर रैन बताता है कि वो तीनों पेशेंट्स की ही सर्जरी करेगा, उसके बाद देखेगा कि उन्हें और पेशेंट मिलते हैं या नहीं। रैन की इस बात को यानलिन भी सुन लेता है एंड वो एक्साइटेड होकर रैन को बताता है कि वो दूसरे हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेगा। आफ्टर ऑल टैंक मेथड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए दूसरे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर भरोसा कर रहे हैं एंड उन्हें विश्वास हो चुका है कि वो फ्लेक्सर टेंडन सूचर के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट को पेशेंट्स रेफरल कर सकते हैं। यानलिन की इस बात को सुनकर लू वेनबिन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी रैन यानलिन से कहता है कि जितने हॉस्पिटल्स को वो कांटेक्ट कर पाएगा उतना ही बढ़िया होगा एंड ये बात सुनकर यानलिन खुश हो जाता है। मीनवाइल लू वेनबिन सोचता है कि जितने पेशेंट्स उनके पास हैं उतने काफी हैं एंड ऐसा भी नहीं है कि जितने ज्यादा पेशेंट्स को वो सूचर देंगे उतना ही बढ़िया होगा, एज उनकी ही एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसे। वेल मीनवाइल मा येलिन अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड वो रैन को बताता है कि उसने चाइनीज क्रिटिकल केयर मेडिसिन की न्यू एडिशन में रैन का नाम देखा है। इतना कहकर मा येलिन रैन को वो बुक देता है जिसमें कि रैन का नाम होता है। अब तुम्हें याद होगा डायरेक्टर वो ने पहले रैन को एक थीसिस लिखने के लिए कहा था एंड ये वही थीसिस थी जिसे कि इस बुक में प्रिंट किया गया था एंड इस थीसिस का नाम था बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल करना, वो भी बिना किसी सर्जिकल फील्ड के। रैन जैसे ही इस रिसर्च बुक को देखता है तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने थीसिस वाला मिशन कंप्लीट कर लिया है एंड अब उसे इंटरमीडिएट ट्रेजर चेस्ट मिल चुका है। रैन ये जानकर हैरान होता है कि इस बार उसे एक इंटरमीडिएट ट्रेजर चेस्ट मिला है, जिसके बाद एज यूजुअल वो ट्रेजर चेस्ट को खोल लेता है एंड इस बार उसे एक नई स्किल मिलती है एंड इस स्किल में उसे एक्सपीरियंस मिलता है 3000 अपर लिम्स को डिसेक्ट करने का। वेल डिसेक्टिंग 3000 अपर लिम्स का मतलब है डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्टडी या एनालिसिस करना 3000 स्पेसिमेंस के आर्म्स का। इसमें मसल्स, बोन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और टिश्यूज को केयरफुली कट और एग्जामाइन किया जाता है ताकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन समझा जा सके। ये टर्म मेडिकल या एनाटॉमिकल रिसर्च में यूज होती है जब लार्ज स्केल डिसेक्शन की बात की जाती है एंड सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है 3000 हाथों का डिटेल स्टडी करना। रैन इस स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, एज रीजनल एनाटॉमिकल डिसेक्शन का मतलब है बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टडी करना, जैसे आर्म्स या लेग्स। उनको केयरफुली कट और ऑब्जर्व करके ये प्रोसेस बोरिंग या रिपीटेटिव लग सकती है, पर ये काफी ज्यादा नॉलेज देती है अबाउट हाउ द बॉडी वर्क्स। अब अगर आप 3000 आर्म्स को डिसेक्ट करते हो तो आप इतने स्किल बन जाते हो कि ब्लीडिंग को अपने हैंड से बिना किसी टूल के कंट्रोल कर पाओ। ये लेवल ऑफ मास्टरी एक डॉक्टर तब अचीव करता है जब वो अपनी पूरी जिंदगी और डेडिकेशन इस चीज में लगा देता है। रैन को जब ये चीज समझ में आती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है। खैर अब रैन के पास 6 स्किल्स हो चुकी थी, जिसमें कि पहली स्किल थी उसकी मास्टर लेवल सूचर मेथड, दूसरी थी परफेक्ट लेवल बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल, तीसरी थी मास्टर लेवल एमटेंग टेक्निक, चौथी थी स्पेशलिस्ट लेवल इंसिजन, पांचवी थी स्पेशलिस्ट लेवल ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ये नई थी उसके पास एक्सपीरियंस ऑफ 3000 अपर लिम्ब डिसेक्शन। इस स्किल के मिलने के बाद रैन अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों की सारी एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन रैन को बाहर दिखाई देता है, यानी कि जैसे ही वो अपने हाथ को देख रहा है तो उसे पता लग रहा है कि उसके हाथों की मसल्स, बोन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज
कैसे हैं। एंड तुम लोग ज्यादा सरप्राइज मत हो ना, उसका हाथ बिल्कुल परफेक्ट है। खैर रैन अपने हाथ को ऐसे देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर वैंगजिया आ जाती है। अब वैंगजिया रैन को उसके हाथों को पढ़ता हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या वो अपने हाथों की लकीरों को पढ़ रहा है। रैन बताता है कि वो अपने हाथ के एनाटॉमिकल डायग्राम के बारे में सोच रहा है। रैन को इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करता हुआ सुनकर वैंगजिया सोचती है कि रैन एक प्रिंस चार्मिंग है, लेकिन उसे अप्रोच करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड वैंगजिया को नहीं पता कि रैन से उसे कैसे बात करनी है, जिस लाइक तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपनी क्रश से कैसे बात। खैर वैंगजिया अब रैन से बात करने का बहाना ढूंढ ही लेती है। वो रैन से कहती है कि उसे पता है कि वो अपने हाथ की हथेली को पढ़ रहा है, तो क्यों ना वो उसकी हाथ की हथेली को भी पढ़े। वैंगजिया की बात सुनने के बाद रैन को लगता है कि अभी वो अपने हाथ को देख रहा था एंड उसकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो काफी ज्यादा सिंपल थी, तो इसके लिए बढ़िया यही रहेगा कि वो किसी और के हाथ को देखे ताकि उसे एक अच्छा कंपैरिजन मिल सके। इसीलिए रैन अब वैंगजिया का हाथ पकड़ लेता है एंड अब वो मन ही मन उसके हाथों के ब्लड वेसल्स, मसल्स, वेन्स को देखने लगता है एंड उन्हें एनालाइज करने लगता है। मीनवाइल वैंगजिया को लगता है कि Oh, Prince Charming has hold my hand. My time has come. Oh Lord. मीनवाइल रैन सोच रहा होता है कि जो 3000 अपर लिम डिसेक्शन का एक्सपीरियंस उसे मिला है उससे उसे ये पता लग रहा है कि वैंगजिया का हाथ डिफॉर्म नहीं है और ना ही वो स्पेशल है, एंड इसीलिए वैंगजिया का हाथ पढ़ने में उसे कोई फायदा नहीं होगा। खैर इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है एंड एक डिससेटिस्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर वैंगजिया कंफ्यूज हो जाती है एंड उसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रैन वैंगजिया को बताता है कि उसे पता लगा है कि उसकी छोटी फिंगर जो है वो छोटी है एंड उसे ये भी लग रहा है कि उसका मिडल सेक्शन जो है वो भी छोटा है। कुछ टाइम तक वैंगजिया के हाथ को टच करने के बाद रैन को पता लगा कि वैंगजिया का हाथ स्टैंडर्ड एनाटॉमी के लायक नहीं है। वैंगजिया इस बात को सुनकर मन ही मन रैन को गाली देती है, लेकिन बाहर वो कुछ नहीं कह पाती एज चमड़ी। खैर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर लू वेनबिन आ जाता है एंड वो रैन को बुलाता है, लेकिन वो रैन को बिजी देखकर उसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट कर रहा होता है। खैर लू वेनबिन को वहां पर देखकर रैन पीछे मुड़ता है एंड उसे पूछता है कि क्या ऑपरेशन थिएटर रेडी हो चुका है। लू वेनबिन को वहां पर देखकर वैंगजिया को गुस्सा आता है, लेकिन तभी लू वेनबिन कहता है कि उसने सही कहा, पहला पेशेंट जो है उसे सिंगल फिंगर लेक्सरेशन की जरूरत है। खैर अब एज यूजुअल वो लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही रैन बताता है कि वो लोग अब एक फिंगर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन करने वाले हैं एंड ये सुनकर उसकी पूरी टीम रेडी हो जाती है। जिसके बाद एज यूजुअल रैन इंसिजन करने जाता है एंड इंसिजन करते दौरान उसे पेशेंट की हाथ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी उसकी न्यू स्किल की वजह से। रैन इंसिजन कर रहा होता है। लू वेनबिन नोटिस करता है कि रैन इस बार अपनी सर्जिकल नाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल स्मूथली। जिसके बाद रैन की सारी टीम उसी पर फोकस करती है। मीनवाइल इसी दौरान डायरेक्टर हु अपने एक सबऑर्डिनेट डायरेक्टर बाय के साथ वहां पर पहुंचते हैं। डायरेक्टर बाय चंगसी प्रोविंस मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर हु ऑपरेशन थिएटर में आते ही बता देते हैं कि वो अपने एक नए दोस्त को लेकर आए हैं ताकि वो रैन की स्किल्स को उन्हें दिखा सकें, लेकिन इससे रैन को डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बाय रैन की तरफ देखते हैं एंड डायरेक्टर हु से कहते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम हर रोज बात करते हो। मीनवाइल मन के अंदर सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि ये बच्चा किस मिट्टी का बना है। एज डायरेक्टर भाई को भी विश्वास नहीं है कि रैन जैसा एक बच्चा एमटेक टेक्निक को इस्तेमाल करके 2 घंटे में ही सर्जरी कंप्लीट कर सकता है, एंड इसीलिए वो अपनी आंखों से ये देखने आया होता है, मोर लाइक डिसअपॉइंट होने आता है। डायरेक्टर हु अब डायरेक्टर बाय एंड उनके साथ आए हुए उनके एसोसिएट्स को रैन को सर्जरी करता हुआ दिखाते हैं एंड बताते हैं कि ये यूनुआ हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की एमटेक टेक्निक है एंड ये नो मैंस लैंड पर सूचर करने का बेस्ट मेथड है। अब जब डायरेक्टर बाय ने उनके एसोसिएट्स को इस चीज के बारे में बता ही रहे होते हैं कि तभी रैन लू वेनबिन को थ्रेड्स को काटने के लिए कहता है एज ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। ये सुनकर लू वेनबिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उनको ऑपरेशन स्टार्ट किए सिर्फ 30 ही मिनट हुए थे। अब क्योंकि ये ऑपरेशन इतनी ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो चुका था कि डायरेक्टर बाय, डायरेक्टर हु एंड उनके एसोसिएट्स को पूरा तरह से इस एमटेक टेक्निक को देखने का मौका नहीं मिला, तो इस वजह से डायरेक्टर हु लू वेनबिन को बताते हैं कि डायरेक्टर बाय अभी भी और ज्यादा एमटेक टेक्निक के सर्जरीज को देखना चाहते हैं एंड इसीलिए डायरेक्टर हु अब लू वेनबिन से अगली सर्जरी के बारे में पूछते हैं। इस पर लू वेनबिन बताता है कि दूसरा पेशेंट जो है वो ऑपरेटिंग थिएटर 2 में है और अभी उसकी तैयारी हो रही है सर्जरी से पहले। इस बात को सुनने के बाद डायरेक्टर हु रैन से कहते हैं कि क्या वो दूसरी सर्जरी करना चाहता है कि या फिर उसे आराम की जरूरत है। रैन इस पर बताता है कि वो दूसरी सर्जरी के लिए तैयार है एज दूसरे पेशेंट को सिर्फ सिंगल फिंगर लैक्सरेशन की जरूरत है और इस चीज में उसे सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगेगा।
इसीलिए रैन उस पेशेंट को अरेंज करने के लिए कहता है। रैन की इस बात को सुनकर डायरेक्टर बाय अपने एसोसिएट से बात करते हैं कि क्या सच में सिंगल फिंगर की सर्जरी को सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। डायरेक्टर बाय को रैन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो डायरेक्टर वो से कहते हैं कि उन्होंने सच में उनके लिए एक बहुत अच्छी मूवी अरेंज की हुई है। उनके कहने का मतलब था कि ये सब ड्रामा चल रहा है एंड डायरेक्टर हुओ ने ये सब सेटअप किया हुआ है। डायरेक्टर बाय की इस बात पर डायरेक्टर हुओ बताते हैं कि ये कहना आसान है कि उन्होंने एक मूवी सेट करी है, जबकि वो सालों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्टर बाय को कुछ अच्छा दिखा सकें। डायरेक्टर हुओ अब डायरेक्टर बाय को कहते हैं कि क्यों ना वो उनके साथ कुछ और सर्जरीज को देखें ताकि उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ का पता लग पाए। जिसके बाद ये लोग सेकंड ऑपरेशन के लिए सेकंड ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, जहां पर दोबारा से रैन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एमटेंग टेक्निक की मदद से सूचरिंग करने लगता है। अब क्योंकि ये वाली सर्जरी डायरेक्टर बाय स्टार्टिंग से देख रहे होते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि रैन के हाथों की स्पीड इस तरह से है। वो अपने एसोसिएट से इस चीज के बारे में बात करते हैं एंड उनके एसोसिएट को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि रैन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है। डायरेक्टर बाय अब मन ही मन सोचता है कि सिंगल फिंगर लैक्सरेशन के लिए रैन को सिर्फ 30 मिनट का समय चाहिए था। जब पहली बार डायरेक्टर बाय ने इस चीज को सुना था तो उन्हें लगा था कि ये बहुत बड़ा मजाक है। एज एमटेंग टेक्निक के साथ इतनी प्रिसाइसली इस चीज को करना, वो भी 30 मिनट के अंदर, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग चीज है अपने आप में। एज जो सबसे बड़ा डिफरेंस कॉमन सूचरिंग और एमटेंग टेक्निक में है वो है उनका सूचर फोर्स। डबल मॉडिफाइड कैस्लर सूचरिंग टेक्निक, जो कि एक लूप्ड सूचर होता है, इसमें सर्जन को एक साइड से थ्रेड टेंडन में डाल के दूसरे साइड से कनेक्ट करना होता है। पर एमटेंग टेक्निक अलग है। इट्स अ ट्रिपल स्टैंडर्ड सूचर। टेंडन को ज्यादा डैमेज ना हो इसीलिए 3 सूचर्स का पुल केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। एमटेंग टेक्निक को करने के लिए कैस्लर टेक्निक के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है और प्रोसेस भी 3 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड इसीलिए डायरेक्टर बाय के लिए ये मानना कि ये सर्जरी 30 मिनट में होने जा रही थी, वो ही बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी। डायरेक्टर बाय मनी मन बात करता है कि अगर ये सर्जरी नोमैन्स लैंड में नहीं होती तो 30 मिनट में सूचर को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर को बहुत ज्यादा स्किल्ड होना चाहिए। आगे सर्जरी को होता हुआ देखते हुए डायरेक्टर बाय सोचता है कि सिंगल फिंगर सूचर को एमटेंग टेक्निक की मदद से करना, वो भी 1 घंटे में, ये सच में क्विक है। लेकिन इस चीज को कंसीडर करते हुए कि ऑपरेशन के दौरान एक्सीडेंट हो सकते हैं, नॉर्मली इस ऑपरेशन को होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता और कभी कभी तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर बाय की आंखों के सामने ही रैन इस सर्जरी को 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता है। अब जैसे ही इस चीज को दूसरे डॉक्टर्स, डायरेक्टर हो एंड डायरेक्टर बाय देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रैन ने ये सर्जरी भी 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दी। डायरेक्टर बाय से रुका नहीं जाता। वो डायरेक्टर वो से कहते हैं कि रैन एंड ये पेशेंट जरूर एक पेड एक्टर है जिसे कि डायरेक्टर वो ने हायर किया है। इस बात को सुनकर डायरेक्टर वो शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो डायरेक्टर बाय को बताते हैं कि वो कसम खा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर हुओ रैन की तरफ मुड़ते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। रैन बताता है कि हाँ, उसने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऑपरेशन 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में रैन को सिर्फ 21 मिनट लगे इस सर्जरी को कंप्लीट करने में। रैन की बात सुनने के बाद डायरेक्टर बाय डायरेक्टर हुओ से कहते हैं कि क्या इसके अलावा भी उनके पास और अरेंजमेंट है। डायरेक्टर हुओ पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, जिस पर डायरेक्टर बाय बताता है कि भले ही रैन फास्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 2 ऑपरेशंस कोइंसिडेंट ना हो। इसीलिए डायरेक्टर बाय एक और सर्जरी को देखना चाहते थे ताकि वो श्योर हो सकें कि ये चीज एक कोइंसिडेंट नहीं है एंड रैन सच में ही एक जीनियस है। डायरेक्टर बाय की बात को सुनने के बाद डायरेक्टर वो रैन से पूछते हैं कि क्या वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। रैन इस पर कहता है कि क्यों नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है सर्जरी करना। जिसके बाद रैन दूसरे ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए, एज उसके पास 3 पेशेंट थे आज जिनको एमटेंग टेक्निक की मदद से सूचरिंग की जरूरत थी, तो वो अब उस 3rd पेशेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो लू वेनबिन को इस पेशेंट के ऊपर छोटे मोटे सूचर्स को संभालने के लिए कहता है। जिसके बाद डायरेक्टर वो सभी से कहते हैं कि अब वो लोग ऑपरेटिंग थिएटर 3 में जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले डायरेक्टर वो लू वेनबिन को कहते हैं कि पीछे जो पेशेंट है उसे जल्दी से तैयार करो ताकि वो तीसरी सर्जरी में भी पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद रैन कुछ और सर्जरीज परफॉर्म करता है एंड ये चीज दूसरे सभी डॉक्टर्स को दंग करके रख देती है कि कैसे रैन इतनी जल्दी इन सर्जरीज को परफॉर्म कर पा रहा है। डायरेक्टर बाय को समझ में आता है कि एक नॉर्मल डॉक्टर को टेंडन को काटने से पहले प्रिपेयर करने के लिए ही 20 से 30 मिनट लगते हैं, लेकिन रैन बिना सोचे समझे इस चीज को कर रहा है। जिसके बाद डायरेक्टर बाय और ज्यादा क्लोजली रैन को एग्जामाइन करता है एंड उसे पता चलता है कि वो गलत है, क्योंकि रैन
टेंडन को इस तरह से बाहर निकाल रहा है जिससे कि उसका टाइम बचे एंड बाद में चलकर उसे ही फायदा हो। रैन टेंडन को बाहर निकालकर एक अच्छी पोजीशन में रख रहा है एंड फिर टेंडन्स को अच्छी कंडीशन में एडजस्ट कर रहा है। डायरेक्टर बाय को समझ में आता है कि रैन सच में बहुत ज्यादा ही स्केरी जीनियस है। डायरेक्टर बाय रैन को देख रहा होता है, वो रैन के ख्यालों में खो चुका होता है। उसे समझ में नहीं आता कि रैन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंग डॉक्टर कैसे हो सकता है। लेकिन तभी पीछे से डायरेक्टर बाय को उसका एक एसोसिएट बताता है कि ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस ऑपरेशन को करने में रैन को सिर्फ 10 मिनट का ही समय लगा है। कुछ ही टाइम बाद रैन बताता है कि ये सर्जरी भी कंप्लीट हो चुकी है एंड रैन इस सर्जरी को सिर्फ 17 मिनट में कंप्लीट कर देता है। ये चीज डायरेक्टर बाय को बहुत ज्यादा शॉक कर देती है, जिसके बाद वो डायरेक्टर वो से कहता है कि रैन सच में एक जीनियस है। नहीं, रैन को उनकी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाहिए। इस पर डायरेक्टर बाय से कहता है कि रैन अभी भी क्वालिफाइड इनफ नहीं है। इस बात को सुनकर डायरेक्टर बाय थोड़ा फ्यूरियस हो जाता है एंड वो रैन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि रैन अनक्वालिफाइड कैसे हो सकता है। जिस टेक्निक को रैन ने इस्तेमाल किया वो रैन को बहुत ज्यादा ही क्वालिफाइड दिखाती है और मीटिंग में फीमेल डॉक्टर्स भी होने वाली हैं। अब क्योंकि रैन एक हैंडसम आदमी है तो वहाँ पर रैन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। रैन जैसे एक्सीलेंट डॉक्टर का ऑपरेटिंग थिएटर में हर समय रहना एक गलत चीज होगी। डायरेक्टर वो से कहता है कि उसे रैन का चेहरा दुनिया को दिखाना होगा। मीनवाइल रैन बताता है कि सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। डायरेक्टर बाय की बात को सुनने के बाद डायरेक्टर वो सोचता है कि डायरेक्टर बाय ने भी सेम चीज कही है, इसीलिए उन्हें रैन को कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर जाना चाहिए। डायरेक्टर बाय के साथ अब डायरेक्टर वो अभी कन्विंस हो जाते हैं कि रैन का कॉन्फ्रेंस हॉल में अच्छी तरीके से इस्तेमाल उठाया जा सकता है, इसीलिए वो रैन को अब नए प्लेस में नए स्टेज में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायरेक्टर वो की आज की विजिट के बाद रैन के पास इनफ पेशेंट हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा सर्जरीज परफॉर्म कर लेता है एंड रैन इसी चीज का मौका ढूंढ रहा होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज करने को मिले ताकि उसका मिशन कंप्लीट हो जाए। अब सर्जरीज करते करते उसे सुबह के 4 बज जाते हैं एंड वो अभी भी ड्यूटी पर होता है। रैन के साथ साथ मा येनलिन, लू वैनबिन भी काफी ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि वो रैन के साथ ही सर्जरीज कर रहे होते हैं एंड अब इतनी ज्यादा सर्जरीज करने के बाद वो लोग भी काफी ज्यादा थक जाते हैं। जिसके बाद लू वैनबिन मा येनलिन से कहता है कि फाइनली उनका काम खत्म हो गया। तभी मा येनलिन रैन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि आखिर रैन को क्या हो गया, क्योंकि रैन सीधा खड़ा होते हुए ऊपर की तरफ देख रहा होता है। रैन को ऐसा करता हुआ देखकर लू वैनबिन भी कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है तो क्या सर्जरी के बाद रैन ऐसा ही खड़ा रह गया? तो क्या बाहर आने के बाद ऐसा होगा? क्या सारे जीनियसेस अलग नहीं होते? लू वैनबिन कंफ्यूज होता है कि सर्जरी करने के बाद रैन ऐसा अनयूजुअल एक्ट क्यों कर रहा है। भले ही रैन एक जीनियस हो, लेकिन ऐसा एक्ट करना थोड़ा अजीब है। मीनवाइल रैन अपने सिस्टम की तरफ देख रहा होता है। रैन के सिस्टम में जो उसे मिशन मिला होता है एमटेंग टेक्निक को इस्तेमाल करने का, उसमें से वो 10 सर्जरीज को परफॉर्म कर चुका होता है एमटेंग टेक्निक की मदद से एंड ऐसी 10 सर्जरीज को कंप्लीट करने के लिए उसे एक एनर्जी सीरम मिल जाता है। इस चीज को देखते हुए रैन कैजुअली कहता है कि तुझे दोबारा से एनर्जी सीरम मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं। रैन अब अपना मुंह मोड़ लेता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मा येनलिन कहता है कि लगता है रैन का अनयूजुअल बिहेवियर खत्म हो गया। जिसके बाद वो रैन के पास दौड़ कर जाता है एज इससे पहले वो रैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लू वैनबिन रैन को बताता है कि डायरेक्टर ने उसे कहा था कि जब उसका काम खत्म हो जाए तो उसे रेस्ट लेना है एंड रेस्ट लेने के बाद उसे अपने आप को तैयार करके विंधम होटल में उनका इंतजार करना है शाम होने से पहले। रैन इस बात को सुनकर कंफ्यूज होता है कि आखिर डायरेक्टर हुओ ने उसे क्यों बुलाया होगा। अब क्योंकि यूनहुआ इमरजेंसी इंटरनेशनल मेडिकल फोरम जो हर साल विंडम होटल में होता है, उसे काफी सालों तक शी याहे ने ऑपरेट और डेवलप किया, जिसकी वजह से ये आज चैंगसी प्रोविंस का एक मेडिकल इवेंट बन चुका है जहां पर हर तरह के डॉक्टर्स आते हैं। खैर अब हमें विंडम होटल दिखाया जाता है जहां पर होटल की रिसेप्शन में ही काफी ज्यादा डॉक्टर्स की फोटो होती है, इंक्लूडिंग रैन की फोटो। अब जैसे ही होटल में लेडीज इधर उधर घूम रही होती हैं, वो घूमते हुए रैन की फोटो देखती हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस बार एक मूवी स्टार को इन्वाइट किया है। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उस पोस्टर पे जितने भी लोग फीचर किए गए हैं वो लोग इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं। जिसके बारे में वो लेडी पूछ रही है वो यूनहुआ हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का लिंक रैन है। अब ऐसे ही वहाँ पर आती जाती काफी ज्यादा फीमेल्स रैन की फोटो को देखती हैं एंड एज ब्रो इज हैंडसम तो वो सारी लेडीज रैन के बारे में इंक्वायरी लेते हैं, जिस पर कि उन्हें ये पता चलता है कि रैन एमटेंग टेक्निक में एक मास्टर है। बिसाइड्स वो अभी भी एक यंग डॉक्टर है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपनी इंटर्नशिप कर रहा है। वेल इस बात को जानते हुए एक लेडी को रैन की पर्सनालिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है एज रैन हैंडसम भी दिखता है एंड उसकी पर्सनालिटी भी कुछ खास है,
तो वो रैन की फोटो ले लेती है, जिसके बाद वो अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करती है एंड रैन के बारे में बताती है ताकि वो रैन का रोका अपनी भांजी के साथ करवा सके। खैर मीनवाइल शी याहे जो कि वही गर्ल है जो कि रैन, डायरेक्टर हुओ एंड एक और डायरेक्टर उससे मिल चुकी थी ऑलरेडी ताकि उनकी वो बिजनेस डील हो सके जो कि अब से शायद 1 साल बाद ही होने वाली थी। उसी गर्ल की यानी कि शी याहे की जो कंपनी होती है वही इस मेडिकल इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही होती है। शी याहे खुद से बात करती है कि इस साल का जो मेडिकल इवेंट है वो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ हुआ और ये अनाउंसमेंट थी एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो कि प्रोविंस में एक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए लॉन्च किया गया है। हर हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था। प्रोफेशनल और बड़े इमरजेंसी सेंटर्स के बढ़ने के साथ फंडिंग कंप्लीट होने के बाद कम नहीं होनी चाहिए थी एंड ये चीज़ शी याहे की कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए इस साल का जो इवेंट था वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था। साथ ही डायरेक्टर हुओ और बाय ने शी याहे को इमरजेंसी कॉल्स की थी, उसे ध्यान में रखना होगा। शी याहे इवेंट के बारे में सोच रही होती है। अब क्योंकि इवेंट का दिन आज ही था तो शी याहे माओशी को कॉल करती है एंड पूछती है कि आखिर इवेंट में अभी तक कितने लोग आए हैं। माओशी बताता है कि अभी तक 160 लोग आ चुके हैं, जिसके बाद याहे उससे पूछती है कि एसोसिएट डायरेक्टर लेवल के ऊपर के पोजीशन वाले कितने डॉक्टर्स हैं। इस पर माओशी बताता है कि ऐसे 30 लोग हैं, बाकी 80 अटेंडिंग फिजिशियन जो हैं वो इवेंट में आए हैं। अब क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था याहे की कंपनी के लिए, तो याहे चाहती थी कि इस इवेंट में कोई भी कमी पेशी ना हो क्योंकि इस इवेंट में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स आने वाले थे। लेकिन माओशी की बात सुनने के बाद याहे थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है एज इतने लोगों से उनका काम नहीं चलने वाला था एंड उन्हें और ज़्यादा टैलेंट्स की ज़रूरत थी। लेकिन तभी याहे की सर्वेंट उसके पास दौड़ कर आती है एंड उसे बताती है कि उनके पास ब्रोशर्स की कमी हो रही है। ब्रोशर एक स्मॉल बुकलेट होता है या फिर पैम्पलेट होती है जो कि की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी सर्विस, इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जैसे ही याहे की सर्वेंट उसे इस चीज़ के बारे में बताती है तो याहे उस पर चिल्ला पड़ती है एंड उसे कहती है कि अगर ब्रोशर्स की कमी हो रही है तो वो वेयर हाउसेस से और ज्यादा ब्रोशर्स लेकर आ सकती है। जिसके बाद याहे अपने जूनियर से कहती है कि उसे होटल के लोगों से मदद मांगनी चाहिए एज इसी चीज के पैसे उन्होंने होटल वालों को दिए हैं। इस पर याहे की जूनियर उसे बताती है कि वेयर हाउसेस में जितने भी ब्रोशर्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं। गेस व्हाट, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सारी ब्रोशर्स उन फीमेल्स ने ले ली हैं जो कि सिर्फ रैन के लिए उस इवेंट को पार्टिसिपेट कर रहे थे। याहे इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि 300 ब्रोशर्स गायब हो चुके हैं। याहे कहती है कि रैन अकेला ही उनके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से ज्यादा बढ़िया है। याहे ये बात कर ही रही होती है कि तभी उसे उसके कांटेक्ट का जो कि एक ट्यूमर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है, डॉक्टर बा, उसका कॉल आ जाता है। माइंड यू ये डॉक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड डॉक्टर है प्रोविंशियल कैंसर हॉस्पिटल में। याहे फोन को उठाती है एंड बात करना शुरू करती है, जिसके बाद वो डॉक्टर याहे से कहती है कि उसने सुना है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस साल एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज कर रही है। ये सुनकर याहे कंफ्यूज हो जाती है कि ब्लाइंड डेट ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सीम्स लाइक उस डॉक्टर को ये आइडिया बहुत पसंद आता है एंड इतना पसंद आता है कि वो किसी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मान जाती है एंड उसका रीजन सुन के तुम हैरान हो जाओगे। वो डॉक्टर बात करती है कि कैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती और बिजी होते हैं, इसकी वजह से उन्हें अपने अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट को रिस्केड्यूल करना पड़ता है, यानी कि उन्हें किसी दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता एंड अगर कभी वो मिल भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल होते हैं। वो डॉक्टर बात करती है अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है तो इसकी मदद से वो नए लोगों से आसानी से मिल सकते हैं। उस डॉक्टर की ये सब बातें सुनकर याहे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मीनवाइल इवेंट में रैन माओशी से मिलता है, जिसके बाद माओशी रैन को ये बताता है कि अब क्योंकि डायरेक्टर इस मीटिंग के गेस्ट स्पीकर हैं एंड उनके पास और भी काम है तो वो इस मीटिंग में लेट आएंगे एंड इसीलिए रैन को कुछ रिफ्रेशमेंट खा लेनी चाहिए। रैन इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो रिफ्रेशमेंट लेने के लिए एक स्टॉल पर जाता है एंड इसी दौरान फीमेल्स की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद रैन को खाता हुआ देखकर एक फीमेल लेडी जो कि डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंशियल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के, जिनका नाम माओ हुआन क्वी है, वो रैन से मिलती हैं एंड रैन को बताती हैं कि उन्होंने रैन की बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल वाली वीडियो को देखा है एंड अब ये लेडी रैन से पूछती हैं कि आखिर उसने ये स्किल कहाँ से सीखी। इस लेडी का सिर्फ एक ही मकसद होता है इस मीटिंग में आने का और वो होता है अपनी लड़की का रोका रैन से करवाने का एंड लिटरली ये इस मीटिंग में सिर्फ रैन के लिए आई होती है।
खैर रैन बताता है कि उसने अपने फैमिली क्लिनिक में टेक्निक सीखी है, जिसके बाद ये लेडी रैन के क्लिनिक के बारे में रैन से पूछती है, जिसका वही सेम जवाब जो कि रैन दूसरों को भी दे चुका है वही इस लेडी को देता है। लेकिन अब लास्ट में ये लेडी रैन से पूछती है कि उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। रैन ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसका उसकी स्किल से क्या लेना देना है। खैर अब रैन जब कंफ्यूज होता है तभी ये लेडी अपनी डॉटर को रैन से मिलने के लिए बुलवाती हैं, जिसके बाद ये लेडी अपनी डॉटर को रैन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मीनवाइल जो दूसरे लेडीज ये सोच के बैठी थी कि वो रैन से आज क्या बोलूँ यार, मैं चमड़ी मैटर है, मैं क्या, ठीक है, जो दूसरी लेडीज थी जो कि पहले ये सोच के आई थी कि वो रैन की सेटिंग अपने नेफ्यू से करवाएंगी, बेटी से करवाएंगी, पता नहीं किस किस लेडी से करवाएंगी, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं माओ हुआन क्वी की इस हरकत पर। अब रैन एंड माओ हुआन क्वी की बेटी एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल माओ हुआन क्वी उनके बच्चों के बारे में तक सोच चुकी होती हैं कि कैसे उनके 2 बच्चे होंगे, ट्विंस होंगे, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, एंड एक परफेक्ट ड्रीम को, वो लिटरली एक परफेक्ट ड्रीम को इमेजिन कर लेते हैं। जबकि रैन उनकी बेटी ने सिर्फ अभी तक अपना नाम और थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की होती है। माओ हुआन की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उन्हें अपना सन इन लॉ मिल चुका है, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर आती है बाइकर गर्ल। वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ वाऊ वाड़ा वाऊ। खैर वहाँ पर जिनलिंग भी आ जाती है। जिनलिंग रैन को देखती है एंड कहती है, ओ तुम भी यहाँ पर हो। खैर कितनी एक्टिंग करती है, जैसे कि इसको पता ही नहीं था कि रैन इस मीटिंग में होने वाला है। खैर जिनलिंग को वहाँ पर देखकर माओ हुआनक्वी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो सोचती है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके फ्यूचर सन इन लॉ को सेड्यूस करने की। जिनलिंग अब दौड़ते हुए रैन के पास आती है, माओ हुआनक्वी की बेटी को साइड करती है एंड रैन से कहती है कि उन्हें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया। रैन कहता है पीछे से माओ हुआनक्वी अब जिनलिंग से पूछते हैं कि आखिर वो किस हॉस्पिटल से है। इस पर जिनलिंग अपना नाम बताती है एंड ये कहती है कि वो गोल्डन डियर हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है। अब जले पर नमक छिड़कते हुए जिनलिंग ये कहती है कि ओल्ड वुमेन, क्या तुम रैन को पहले से जानती हो? इस बात को सुनकर माओ हुआनक्वी की दुनिया बिजली से चमक जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि जिनलिंग ने उसे बूढ़ी औरत कहा है। जिसके बाद वो जिनलिंग से कहती है, अनएक्सपेक्टेडली एम्बुलेंस कंपनी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे समझ में आता है कि जिनलिंग की गोल्डन डियर हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक एम्बुलेंस कंपनी है। एंड अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि वो जो पेशेंट्स लेकर आ रही थी वो अपनी एम्बुलेंस में बिठाकर रैन के पास पेशेंट्स लेकर आ रही थी। नाउ दैट मेक सेंस कि उसे इतने ज़्यादा पेशेंट्स कहाँ से मिले। खैर माओ हुआनक्वी की बातों से जिनलिंग को समझ में आता है कि वो उसको इंसल्ट करना चाहती है और यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन जिनलिंग भी कहाँ कम थी। जिनलिंग जिस मच्छी मार्केट में काम करती थी, लिटरली वो मच्छी मार्केट में काम करती है जहाँ पर उसे ऐसे ही बूढ़ी औरतों के साथ डील करना पड़ता है एंड इसीलिए उसे पता है कि इन जैसी बूढ़ी औरतों से कैसे लड़ा जाता है। अब तभी माओ हुआनक्वी जिनलिंग से कहती है कि ये इवेंट युनवा इंटरनेशनल इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर्स का है एंड इसीलिए उसकी एम्बुलेंस कंपनी का यहाँ पर होना। जिनलिंग समझ जाती है कि माओ हुआनक्वी जिनलिंग को इवेंट से निकालना चाहती है एंड इसीलिए वो माओ हुआनक्वी को बताती है कि उसे पता है कि ये युनवा इमरजेंसी इंटरनेशनल मेडिकल इवेंट है एंड उसे ये भी पता है कि वो सिर्फ एक एम्बुलेंस कंपनी है। लेकिन अब जिनलिंग इतना कहकर जानबूझ के बात को बीच में काट देती है, जिससे कि माओ हुआनक्वी थोड़ा घबरा जाती है एंड जिनलिंग से पूछती है कि लेकिन क्या। जिनलिंग माओ हुआनक्वी को बताती है कि इस इवेंट को उनकी कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया है। ये सुनकर माओ हुआनक्वी काफी ज्यादा घबरा जाती है, एज उसे समझ में आता है कि वो इतनी आसानी से जिनलिंग को यहाँ से नहीं निकाल पाएगी। अब जिनलिंग अब मुस्कुराने लगती है जैसे कि उसे पता हो कि वो ऑलरेडी इस बैटल को जीत चुकी है। अब तुम पूछोगे बैटल, तो हाँ, रैन को जीतने की बैटल। खैर इतने ज्यादा शोर को होता हुआ देखकर रैन वहां से चुपके से निकल जाता है, एज उसने ऑपरेशन करने के बाद कोई भी खाना नहीं खाया था एंड वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसीलिए वो चुपके से वहां से निकल जाता है एंड फूड काउंटर के पास जाकर डिसाइड करने लगता है कि उसे क्या खाना है। जिसके बाद वो पेस्ट्री निकालता है एंड पेस्ट्री को खाने लगता है। अब भाई खाने को एंजॉय कर रहा होता है कि तभी एक और गर्ल उसे देख लेती है एंड वो उसके पास आती है एंड उससे पूछती है, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए।
कि क्या उसे मीठा पसंद है। रैन बताता है कि उसे भूख लग रही है। अब ये फीमेल शायद काफी टाइम से रैन पर ही नजर रख रही थी एंड जैसे इसने देखा कि रैन को मीठा पसंद है तो ये एक ऐसी डिश को रैन के पास लेकर आती है जो कि हल्की मीठी होती है। खैर ये गर्ल जिसे कि रैन ने अपने लुक्स की मदद से अट्रैक्ट किया होता है वो भी बस रैन को इम्प्रेस करने के चक्करों में होती है। खैर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। रैन उस गर्ल की लाई हुई डिश को खाने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर एक और फीमेल आ जाती है एंड रैन उस डिश को खा भी नहीं पाता। दूसरी ओर वो न्यू लड़की रैन को बताती है कि उसने सुना है कि रैन ने नोमैंस लैंड पर काफी बार सर्जरी करी है। तो क्या रैन आज एक स्पीच देने वाला है। अब क्योंकि ये दोनों लड़कियां रैन से पहली बार मिली होती हैं तो ये रैन को डॉक्टर लिंक कहकर एड्रेस कर रही होती हैं। रैन अब उस दूसरी गर्ल को बताता है कि भले ही उसने नोमैंस लैंड पर सर्जरी करी हो लेकिन वो आज यहाँ पर स्पीच देने के लिए नहीं आया है। रैन बताता है कि वो अपने डिपार्टमेंट डायरेक्टर के साथ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है। मीनवाइल वो पहली लड़की जो कि रैन के लिए डिश लेकर आई होती है वो इस नई लड़की को देखकर बहुत ज्यादा अनॉय हो जाती है एज ये लड़की रैन से बहुत ज्यादा ही मीठी मीठी बातें कर रही होती है। ये रैन से कहती है कि वो यूनवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से है ना। वो डिपार्टमेंट डायरेक्टर हुओ से काफी बार मिल चुकी है। अब ये लड़की रैन से पूछती है कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा सीरियस है ना। इस पर रैन बताता है कि वेल वो जितने सीरियस पर्सन है उतने ही स्ट्रिक्ट पर्सन भी। मीनवाइल वो पहली वाली लड़की देखती है कि दूसरी वाली लड़की ने बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं, लिटरली गुची एंड डियोर के कपड़े, जिससे कि उसे जलन फील होने लगती है क्योंकि दूसरी वाली गर्ल बहुत ज्यादा ही फैशनेबल होती है एंड इस पहली वाली गर्ल को डर लग जाता है कि दूसरी वाली गर्ल रैन को कहीं छीन न ले उससे। साला हर समय चमड़ी मैटर। वेल अभी दूसरी गर्ल रैन को बताती है कि रैन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट साउंड करता है एज रैन उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता। तो ये रैन को कहती है कि जब ये वापस जाएगी तो ये अपने डायरेक्टर को कहेगी कि उन्हें इस पोल में यूनवा हॉस्पिटल के आइडियाज को सपोर्ट करना चाहिए। रैन ये सुनकर उस गर्ल से शुक्रिया कहता है उसके सपोर्ट के लिए। मीनवाइल वो पहली वाली गर्ल अनॉय हो जाती है एंड अब वो अपने बालों को पीछे करती है एंड अपनी ज्वेलरी को फ्लेक्स करते हुए बताती है कि इस बार उनके सेकंड पीपल हॉस्पिटल को इस कमेटी में 3 स्पॉट्स एलोकेट हुए हैं, यानी कि वो रैन को 3 गुना सपोर्ट कर सकती है। वेल ये लड़की जानबूझकर अपने बाल पीछे करती है ताकि ये अपनी ज्वेलरी को फ्लॉन्ट कर सके उस लड़की के सामने। मीनवाइल रैन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से एंड अब रैन एंड वो दूसरी लड़की उस गर्ल की ज्वेलरी की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है। वो दूसरी गर्ल समझ जाती है कि उस लड़की ने ये इसीलिए किया है क्योंकि वो रैन को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी एंड वो रैन को इम्प्रेस करके रहेगी, यानी कि ये है डेक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट हर। वो दोनों लड़कियां अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, जिसके बाद वो पहली वाली गर्ल कहती है कि तुम्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूल को मानना चाहिए। दूसरी तरफ वो दूसरी वाली गर्ल कहती है कि प्यार अंधा होता है। समझ नहीं आ रहा इतनी सारी लड़कियों को इससे इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जा रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दैट्स रियली सैड। मीनवाइल रैन एक मूर्ति की तरह वहां पर खड़ा हो जाता है एज उसे अभी भी भूख लग रही होती है एंड ये लड़कियां तो लड़ाई कर रही होती हैं, तो वो इन लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड अपने खाने को खाने लगता है। मीनवाइल ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को आंखें दिखाने लगती हैं। खैर दूसरी साइड माओ हुआन क्वी जिनलिंग के सामने हार मान लेती है एंड अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। जिनलिंग खुश होती है कि उसने फाइनली इस बुढ़िया को हरा दिया है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे पता लगता है कि रैन तो वहां पर है ही नहीं जिसके लिए वो ये लड़ाई कर रही है। जिनलिंग सोचती है कि रैन तो अभी उसके पीछे ही था, अब वो अचानक से कहाँ चला गया। जिनलिंग इधर उधर देखती है और उसे पता लगता है कि रैन को 2 मधुमक्खियों ने घेर लिया है। जिसके बाद जिनलिंग जल्दी से फूड स्टॉल से एक डिश को उठाती है एंड रैन एंड उन दोनों लड़कियों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों लड़कियां जिनलिंग को देखकर कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड होती हैं। मीनवाइल जिनलिंग रैन से कहती है कि वो उसे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गया। जैसे ही वो दोनों लड़कियां जिनलिंग को रैन से ऐसा बात करता हुआ देखती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये लड़की रैन को पहले से ही जानती है। वो दोनों लड़कियां जिनलिंग की लाइव डिश की तरफ देखती हैं। मीनवाइल अब जिनलिंग उस डिश को रैन को खाने के लिए कहती है एंड जिनलिंग रैन को अब डॉक्टर लिंग कहकर एड्रेस करती है। अब वो पीछे उन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है एंड खुद से कहती है कि वो जीत गई एज रैन ने उसकी लाइव हुई डिश को खाया है। इसका मतलब ये है कि रैन ने उसकी डिश को पसंद किया है एंड इन दोनों लड़कियों की डिश चाय कम पानी है। मीनवाइल रैन सिर्फ भूखा होता है एंड उसे कोई भी डिश चलेगी एंड वो कोई भी डिश खा रहा होता है। मीनवाइल उन दोनों लड़कियों को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़की ने रैन को डॉक्टर लिंग कहकर एड्रेस किया है। इसका मतलब ये है कि जिनलिंग भी उनकी तरह ही है जो कि रैन को इम्प्रेस करने में लगी हुई है एंड इन लोगों की सिचुएशन सेम है। जैसे इन दोनों लड़कियों को ये बात समझ में आती है तो ये भी लग जाती है रैन को नए नए व्यंजन खिलाने में। अब इन दोनों लड़कियों को ये सब करता हुआ देखकर जिनलिंग भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, जिसके बाद वो भी रैन को अलग अलग व्यंजन खिलाने लगती है।
अभी तीनों लड़कियां रैन को इस प्रकार घेर लेती हैं कि बेचारा रैन वहां से निकल ही नहीं पाता। मीनवाइल डायरेक्टर हु अपने दोस्तों के साथ ये सब होता हुआ देख रहे होते हैं। डायरेक्टर हु के दोस्त यानी कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स वहां पर आए होते हैं, वो डायरेक्टर हु को बोलते हैं कि रैन ने इस बार कंपटीशन के लिए किसी को ढूंढा है एंड ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, क्योंकि रैन अपनी ब्यूटी की मदद से सारे लोगों को इम्प्रेस कर देगा एंड सारे लोग सिर्फ रैन को ही वोट देंगे। डायरेक्टर हु इस चीज पर सिर्फ स्मग करते हैं, एज उसे पता होता है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीनवाइल यूनवा हॉस्पिटल के हैंड सर्जरी के कॉन्फ्रेंस रूम में डायरेक्टर पैन हुआ, जो कि हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है, वो अचानक से चाइना वापस लौट आता है। अब तुम्हें याद होगा कि ये डायरेक्टर जापान गया था एंड इसे ही यूनवा हॉस्पिटल में रैन के बाद एमटेंग टेक्निक को यूज करना आता है। लेकिन इस बार पैन हुआ अकेला वापस लौटकर नहीं आया होता। पैन हुआ जापान से अपने साथ प्रोफेसर हाशिमोतो को वापस लेकर आया होता है एंड प्रोफेसर हाशिमोतो वो डॉक्टर होता है जिसने कि नोमैन्स लैंड पर ट्रीटमेंट कैसे की जाए इस चीज के बारे में बहुत सालों से पढ़ाई की होती है। डायरेक्टर पैन सभी को बताते हैं कि वैसे तो प्रोफेसर हाशिमोतो काफी ज्यादा बिजी होता है एंड उसके पास काफी ज्यादा सर्जिकल अरेंजमेंट होती है करने के लिए। डायरेक्टर पैन हुआ बताता है कि हाशिमोतो को यहाँ पर लेकर आना बहुत ज्यादा ही बॉदरसम था, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा समय होता ही नहीं है। जिसके बाद डायरेक्टर पैन ये भी कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके एंड एक दूसरे से आने वाले दिनों में बहुत कुछ सीख पाए। इस चीज को सुनकर डिपार्टमेंट डायरेक्टर जिंगशी एंड एक दूसरा डायरेक्टर तालियां बजाने लगता है। अब तभी हाशिमोतो बताता है कि उसने सुना है कि यूनवा हॉस्पिटल में एक ऐसा इमरजेंसी फिजिशियन है जो कि आए दिनों में एमटेंग टेक्निक की मदद से काफी ज्यादा सर्जरीज को परफॉर्म कर चुका है। हाशिमोतो कहता है कि क्या वो अब इस चीज के बारे में और जान सकता है। वेल, प्रोफेसर हाशिमोतो शिरो जापान की कीयो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है। हाशिमोतो की बात सुनने के बाद डायरेक्टर जिंगशी को समझ में आता है कि ये चीज हुओ पर हमला करने वाली है। एज तुम्हें पता होगा कि ये बात हमने पहले भी की थी कि डायरेक्टर पैन को ये चीज पसंद नहीं आने वाली थी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले भी एमटेंग टेक्निक की मदद से सर्जरीज कर रहे हैं एंड इसी चीज की बात डायरेक्टर जिंगशी यहाँ पर कर रहा होता है। डायरेक्टर जिंगशी हाशिमोतो की बात पर उसे कहता है कि वो इस चीज को अरेंज कर सकता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होने वाली सर्जरीज को हाशिमोतो देख पाए। अब क्योंकि हाशिमोतो को नेटिव कोरियन बोलने नहीं आती, तो उसका ट्रांसलेटर उसे ये चीज ट्रांसलेट करके बताता है। जिसके बाद हाशिमोतो बताता है कि भले ही वो ये चीज भी देखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले वो उन पेशेंट्स को देखे जिनकी एमटेंग टेक्निक से सर्जरीज हो चुकी हैं। कारण देते हुए हाशिमोतो बताता है कि अब क्योंकि सर्जरी के प्रोसेस को सबसे अच्छी तरीके से समझने का तरीका यही है कि वो रिजल्ट्स को देखे। खैर, हाशिमोतो की इस बात को डायरेक्टर जिंगशी मना कर देता है और इसकी वजह ये होती है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, इसीलिए हैंड सर्जरी के डिपार्टमेंट वाले लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पेशेंट्स को ऐसे नहीं देख सकते हैं। डायरेक्टर जिंगशी ये भी बताता है कि उनके लिए तो ये चीज भी मुश्किल है कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वार्ड राउंड्स करें। डायरेक्टर जिंगशी के इस बात पर डायरेक्टर पैन कहता है कि वार्ड राउंड्स उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कुछ ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी डिपार्टमेंट से यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं जिनके ऊपर एमटेंग टेक्निक से सर्जरी की गई हो। इस चीज को सुनकर डायरेक्टर जिंगशी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो डायरेक्टर पैन से कहता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इस पर डायरेक्टर पैन कहता है कि उसने सुना था कि कुछ पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन के लिए उनके डिपार्टमेंट में लाया गया था एंड ये पेशेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट से थे। अब क्योंकि उनकी रिहेबिलिटेशन भी यहाँ पर की गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है, तो वहाँ पर जाकर हमारा उन पेशेंट्स को चेक करना भी कोई प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करेगा। अगर हुओ कोंगजुन इज रेडी टू टेक इट आउट, तो पैन हुआ भी पीछे नहीं हटेगा। वेल, अब तुम्हें रिहेबिलिटेशन का मतलब बताता हूँ। रिहेबिलिटेशन को हिंदी में पुनर्वास कहते हैं एंड इसमें किसी पेशेंट को फिर से मेंटली, फिजिकली या सोशली फिट करने में मदद की जाती है। यह अक्सर इंजरी, बीमारी या किसी और चैलेंज के बाद यूज किया जाता है ताकि पेशेंट अपना नॉर्मल डेली लाइफ वापस जी सके। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि सर्जरी के बाद एक आदमी को फिजिकल रिहेबिलिटेशन दी जाती है ताकि उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। अगर कोई दूसरा पेशेंट एक एडिक्शन से होकर गुजर रहा है, तो उसके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उसकी हेल्दी हैबिट्स को रिबिल्ड किया जाएगा।
पैनहुआ की बात सुनने के बाद हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट में सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाशिमोतो डायरेक्टर जिंगशी एंड बाकी लोगों से कहता है कि जो कुछ भी वो लोग कर रहे थे उससे नो मैंस लैंड पर फ्लेक्सर टेंडेंस पर सूचरिंग करने का नाम खराब हो रहा था। हाशिमोतो की बात सुनने के बाद हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का एक फिजिशियन वैंग गुस्सा हो जाता है एंड वो हाशिमोतो से पूछता है कि आखिर उसका क्या मतलब है। हाशिमोतो बताता है कि नो मैंस लैंड पर फ्लेक्सर टेंडेंस सूचरिंग में काफी ज्यादा मेडिकल रिसोर्सेज लग जाते हैं और तो और सर्जरी के दौरान डॉक्टर को फुल कंसंट्रेशन के साथ सर्जरी में कई घंटे लगाने पड़ते हैं। हाशिमोतो ये भी कहता है कि जापान में इस तरह की सर्जरी करने से पहले उन्हें कई लंबी डिस्कशंस करनी पड़ती हैं। वेयर एज युनवा हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस सर्जरी को बिना किसी कंसिडरेशन के परफॉर्म किया और तो और उन्होंने एक के ऊपर एक काफी ज्यादा सर्जरीज एक दिन में परफॉर्म की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब बात है क्योंकि इस सर्जरी को करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेडिकल रिसोर्सेज और ध्यान लगाना पड़ता है। हाशिमोतो बात करता है कि चाइना में हैंड सर्जरी का एडवांसमेंट इस बेस पे है कि वहाँ सर्जरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसीलिए सर्जन्स बहुत सारे फ्यूचर्स कर सकते हैं। लेकिन हाशिमोतो को ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सर्जरी में इस तरह से काम करने से तुम्हारी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। हाशिमोतो बहुत ही ज्यादा बोल्ड और कड़क अंदाज में स्टेटमेंट को दे देता है, लेकिन तभी पैनहुआ उसे शांत रहने का इशारा देता है। पैनहुआ को देखकर हाशिमोतो थोड़ा घबरा जाता है एंड वो सभी से कहता है एक स्ट्रेटजी बनाने से ना केवल वो मेडिकल स्टाफ के ऊपर का बर्डन कम करेंगे बल्कि सूचरिंग की एफिशिएंसी और सक्सेस रेट भी इंक्रीज करेंगे। हाशिमोतो का ये कहने का मतलब है कि सर्जरी से पहले उन्हें लंबी डिस्कशंस करनी चाहिए जिसमें कि वो ये बात करे कि सर्जरी को कैसे और किस तरह से परफॉर्म करना है एंड सर्जरी में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इस डिस्कशन से वो एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसके बाद वो सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। हाशिमोतो कहता है कि उन्हें इस तरह से ही काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज करना, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हाशिमोतो की इस बात पर डायरेक्टर जिंगशी उससे कहता है चाइना में सिचुएशन अलग है, उनके पास इतने ज्यादा पेशेंट्स आते हैं कि उन्हें डिस्कशंस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और इसीलिए वो इन पेशेंट्स को जिन्हें की सर्जरी चाहिए उन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता। हाशिमोतो इस पर कहता है कि अगर लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है पेशेंट की तो उन्हें उन पेशेंट की उंगलियों को काट देना चाहिए जिनकी उंगलियों को रिप्लांटेशन या फिर डीप टेंडन सूचरिंग की जरूरत हो। इससे उनके मेडिकल रिसोर्सेज बचेंगे एंड फिर वो इन मेडिकल रिसोर्सेज को उन पेशेंट्स पर लगा सकते हैं जिन्हें की उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल उन पेशेंट्स की उंगलियों को काट देना चाहिए या फिर रिमूव कर देना चाहिए जो कि स्मोक करते हैं। हाशिमोतो कहता है कि जो लोग स्मोक करते हैं अगर उनकी उंगलियों पर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उनकी उंगलियों को रिमूव कर देना चाहिए एंड उन पर सर्जरी नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कि निकोटीन ब्लड वेसल्स का स्पैस्म कॉज करता है। अगर कोई सिगरेट या टबैको यूज करता है तो उसमें एक केमिकल होता है निकोटीन। ये बॉडी की छोटी छोटी ब्लड पाइप्स को टाइट कर देता है। ब्लड पाइप्स जो ब्लड को हर जगह ले जाती हैं अगर ज़्यादा टाइट हो जाएं तो ब्लड फिंगर्स तक नहीं पहुंच पाता। अगर ऐसे ही किसी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत हो तो डॉक्टर ने जिस फिंगर को अभी दोबारा जोड़ा है और ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा तो ऐसी फिंगरें वीक होकर मर सकती हैं। इसीलिए जब डॉक्टर्स बॉडी का कोई पार्ट जोड़ रहे होते हैं तो निकोटीन बिल्कुल मना होता है वरना सर्जरी खराब हो सकती है। वैसे एम्पुटेशन और रिप्लांटेशन सर्जरीज में ये बिल्कुल टैबू माना जाता है। खैर डायरेक्टर हाशिमोतो की इस बात पर डायरेक्टर जिंगशी कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी फिजिशियन वैंग बीच में कहता है कि वो लोग पेशेंट्स को इसीलिए ट्रीट और सेव कर रहे हैं ताकि वो उन्हें एक और मौका दे सकें। अगर ऐसा पेशेंट जिसे कि स्मोकिंग की लत लगी हो एंड वो इस चीज के लिए मान जाता है कि वो स्मोकिंग क्विट कर देगा तो हम उसके ऊपर सूचरिंग कर सकते हैं। हमें पेशेंट्स को एक और मौका देना चाहिए। फिजिशियन वैंग की इस बात पर प्रोफेसर हाशिमोतो बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि स्मोकिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है पेशेंट्स को बात मनवाना, इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर रोक देना चाहिए। हाशिमोतो अब कहता है कि इस टॉपिक पर और ज्यादा आगे बात करने से पहले वो उन पेशेंट्स को देखना चाहता है जिन पर चाइनीज हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नोमैन लैंड पर एमटेंग टेक्निक से सर्जरी की गई हो। अब वो सभी लोग इमरजेंसी रूम में जाते हैं। प्रोफेसर हाशिमोतो बहुत कॉन्फिडेंट होता है जिसके बाद वो पेशेंट्स को चेक करने लगता है एंड चेक करते दौरान वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारी सर्जरी डॉक्टर लिंगरैन ने की थी। खैर अब हाशिमोतो कुछ और पेशेंट्स को चेक करता है एंड वो ज्यादा कन्विंस्ड नहीं होता। पेशेंट्स को चेक करने के बाद हाशिमोतो पेशेंट्स एंड हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स के सामने कहता है तुम्हारे आधे पेशेंट्स के हाथ पूरी तरह से काम नहीं करेंगे।
ये सुनकर वो पेशेंट्स हैरान हो जाते हैं। एक पेशेंट हाशिमोतो से कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर लिंगरैन ने तो कहा था। पेशेंट्स को घबराया हुआ देखकर डायरेक्टर जिंगशी उन्हें शांत करवाता है। तभी पीछे से वैंग डॉक्टर हाशिमोतो से पूछता है कि डॉक्टर हाशिमोतो, आखिर बिना कोई टेस्ट लिए आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? हाशिमोतो घमंड के साथ कहता है, अगर तुम टेस्ट कर भी लेते हो तब भी यही रिजल्ट निकलेगा। हालांकि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तब तुम इन पेशेंट्स के टेस्ट करवा सकते हो और मुझे कन्विंस कर सकते हो। ये सुनकर फिजिशियन वैंग गुस्सा हो जाता है, और हो भी क्यों ना, हाशिमोतो का घमंड और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। वैंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर डायरेक्टर जिंगशी वैंग को शांत करवाते हैं एंड वैंग से कहते हैं, तुम हमारे पुराने आदमी हो, तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट डॉक्टर्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को संभालो। भले ही डायरेक्टर जिंगशी ये चीज़ वैंग को समझा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से खुद उन्हें हाशिमोतो का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। लेकिन उन्हें भी पता होता है कि हाशिमोतो ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी कुछ पेशेंट्स का हाथ मूव तक नहीं कर रहा है एंड इस चीज़ के साथ वो ये चीज़ खुद समझते हैं कि पेशेंट की हालत क्या है। जिंगशी समझ जाता है कि हाशिमोतो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मीनवाइल हाशिमोतो के चेहरे की खुशी ये दिखा रही थी जैसे कि वो इस बैटल को जीत रहा हो। इसीलिए हाशिमोतो अब आगे कहता है, चाइना में अभी ड्यूअल रेफरल का जनरल ट्रेंड है। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ड्यूअल रेफरल ट्रेंड का मतलब है कि पेशेंट को दोनों तरफ भेजा जा सकता है, ऊपर और नीचे। ऊपर भेजना यानी कि जब एक छोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक के डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को सीरियस प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, तो वो पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल भेज देते हैं। वहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और बड़े मशीन होते हैं। नीचे भेजना जब बड़े हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है और पेशेंट ठीक होने लगता है, तो वहाँ के डॉक्टर पेशेंट को छोटे क्लिनिक या लोकल हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि वो आगे की छोटी मोटी केयर या चेकअप करवा सकें। ये सिस्टम इसीलिए होता है ताकि बड़े हॉस्पिटल सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस को हैंडल कर सकें और छोटी हॉस्पिटल आसान केसेस देखें। इस तरह किसी को भी ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ता और सबको जल्दी और सही ट्रीटमेंट मिल जाती है। एंड यही चीज़ युनवा हॉस्पिटल में भी हो रही होती है। लेकिन अगर वो दुनिया के जनरल ट्रेंड को फॉलो करें और एम्पुटेशन रेट को बढ़ा दें तो पेशेंट को और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यहाँ पर एम्पुटेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गन या फिर लिम्ब को रिमूव कर देना, यानी कि अगर किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसके हाथ को काट देना। हाशिमोतो की ये चीज़ वैंग को और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है, पेशेंट के लिए उनकी बॉडी को इंटैक्ट रखना उनकी फंक्शनैलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिशियन वैंग हाशिमोतो के बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं रहता। उसके लिए ये चीज़ एक इमोरल माइंडसेट थी। वैंग कहता है कि भले ही उनका एम्पुटेशन रेट कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सर्जरी का सक्सेस रेट भी लो हो। वैंग की इस बात पर डॉक्टर हाशिमोतो पेशेंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक डॉक्टर की एनर्जी लिमिटेड होती है, इसीलिए 6 घंटे 2 पेशेंट्स पर अनसक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म करने के बजाय उन्हें 4 घंटे लगाकर एक पेशेंट पर काम करना चाहिए था, जिससे कि सर्जरी सक्सेसफुल होती। हाशिमोतो पेशेंट्स की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या इन सभी पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर लिंग ने ही सर्जरी की थी। इस पर डायरेक्टर पैन हुआ रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताता है कि अभी 2 पेशेंट्स उनके पास हैं जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हैं। बाकी के पेशेंट्स हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के ही पेशेंट्स हैं, यानी कि 2 पेशेंट्स के ऊपर ही रैन ने सर्जरी की है। हाशिमोतो ये सुनकर कहता है कि वो गेस करेगा कि रैन के पेशेंट्स कौन हैं। हाशिमोतो के इस एटीट्यूड को देखकर डायरेक्टर पैन हुआ भी खुद कन्विंस नहीं होता, एज उसे पता होता है कि हाशिमोतो सच में अब काफ़ी ज़्यादा ओवर कर रहा है। हाशिमोतो अब स्माइल करते हुए कहता है कि वो देखना चाहता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का पेशेंट कौन है। उसे ऐसा बात करता हुआ देखकर दूसरे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। पैन हुआ बात करता है कि भले ही हाशिमोतो बाहर से एक डॉक्टर हो, लेकिन मेडिकल फील्ड में उसे सारे एक फेमस डिटेक्टिव की तरह देखते हैं, क्योंकि उसका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा शार्प है एंड वो ज़्यादातर केसेस में सच ही कहता है। खैर, अब हाशिमोतो राइट साइड के 2 पेशेंट्स को एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि ये बताता है कि ये दोनों पेशेंट रैन के नहीं हो सकते। हाशिमोतो कहता है कि ज़रूर इन दोनों की सर्जरी एक ऐसे एक्सपर्ट ने की है जिसकी स्किल्स डायरेक्टर पैन हुआ के बराबर हैं। हाशिमोतो पूछता है कि क्या डायरेक्टर जिंगशी ने इनकी सर्जरी की थी। हाशिमोतो की इस बात पर डायरेक्टर जिंगशी एंड वैंग उसे घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते।
उन्हें ऐसा करता देख हाशिमोतो उनकी तरफ देखता है। हाशिमोतो के उनकी तरफ देखते ही उन दोनों की स्माइल बाहर निकल कर आती है। वैंग एंड जिंगशी को हंसता हुआ देखकर हाशिमोतो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये दोनों हंस क्यों रहे हैं, एंड वो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या ये दोनों सर्जरीज डिपार्टमेंट डायरेक्टर जिंगशी ने नहीं की हैं। वैंग मुस्कुरा रहा होता है एंड जिंगशी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये दोनों पेशेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हैं, जिनके ऊपर डॉक्टर लिंग रैन ने ही सर्जरी की है। और तो और क्योंकि हाशिमोतो ने इनकी सर्जरी के लेवल को डायरेक्टर पैन हुआ के लेवल के बराबर बताया है, तो ये सुनकर रैन को बहुत ज्यादा खुशी होगी। इतनी बड़ी मिस्टेक को देखकर हाशिमोतो के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचता है कि उसे जल्दी से इस मिस्टेक को कवर अप करना होगा। हाशिमोतो पैन हुआ की तरफ देखता है, वो घबराते हुए पैन हुआ से पूछता है कि क्या वो इन दोनों पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट कर सकता है, जिसके लिए डायरेक्टर पैन हुआ मान जाता है। जिसके बाद ये इन दोनों पेशेंट्स को हैंड फंक्शन इवैल्यूएशन का एक सिंपल टेस्ट देते हैं, जिसमें कि ये दोनों ही पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। हाशिमोतो सोच में पड़ जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई होती है। हाशिमोतो को विश्वास नहीं हो रहा होता। मीनवाइल इवेंट युनवा हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा जाता है। डायरेक्टर वो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। रैन डॉक्टर जाओ के साथ होता है। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि ये साल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। इस पर रैन पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि ये सब रैन के फीमेल फैंस की वजह से हो रहा है। रैन के फीमेल फैंस की वजह से उन्हें इस इवेंट में एक अपर हैंड मिला। डॉक्टर जाओ रैन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि डायरेक्टर पैन अपने साथ एक जापानीज प्रोफेसर को लेकर आया है। एंड डायरेक्टर पैन के एंड इस जापानीज प्रोफेसर के कुछ अच्छे इरादे नहीं दिखते हैं। डॉक्टर जाओ रैन को कहते हैं कि उन्हें डायरेक्टर का वेट करना होगा। डायरेक्टर की स्पीच खत्म होने के बाद उन्हें युनवा हॉस्पिटल में जाना होगा। कुछ टाइम बाद डायरेक्टर की स्पीच भी खत्म हो जाती है एंड ये सभी लोग युनवा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। डायरेक्टर जिंगशी, डिपार्टमेंट डायरेक्टर हुओ, डॉक्टर जाओ एंड डॉक्टर लिंग को ग्रीट करते हैं, एक्सक्लूडिंग लू वेनबिन। वो लू वेनबिन का नाम नहीं लेते, जिसके बाद लू वेनबिन को थोड़ा बुरा लगता है। डायरेक्टर की आंखों में लू वेनबिन अभी भी इतना काबिल नहीं हुआ है जिसके लिए उसका नाम याद रखा जाए, इसीलिए उसका नाम याद नहीं रखते डायरेक्टर जिंगशी। खैर, इसी दौरान हाशिमोतो की नजर उन सभी डॉक्टर्स की तरफ पड़ती है। हाशिमोतो रैन से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, एज रैन की स्किल डायरेक्टर पैन एंड जिंगशी की तरह होती हैं, एंड इसीलिए हाशिमोतो रैन से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। हाशिमोतो अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोगों से पूछता है कि उनमें से रैन कौन है जिसे एमटिंग टेक्निक यूज करने आती है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग हाशिमोतो की तरफ देखते हैं। तभी हाशिमोतो ने दोबारा कहता है, रुको, मुझे बताओ मत, ये चीज मैं खुद गेस कर लूंगा। ये सुनकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग उसे स्टेयर करने लगते हैं, एक्सेप्ट रैन। ब्रो सीम्स डिसअपॉइंटेड। हाशिमोतो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोगों को ऑब्जर्व करता है और लू वेनबिन, जो रैन के पास खड़ा होता है, उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करता है। हाशिमोतो तुरंत समझ जाता है कि रैन कौन है एंड अब वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ लू वेनबिन के पास जाता है एंड उसे कहता है कि वही डॉक्टर रैन है ना। उसे ऐसा कहता देखकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग उसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी पीछे से डायरेक्टर जिंगशी हाशिमोतो से कहता है कि इतना वाइल्ड गेस भी मत करो, जिसके बाद जिंगशी रियल रैन को हाशिमोतो से इंट्रोड्यूस करवाता है। हाशिमोतो रैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहली बात रैन हैंडसम है एंड दूसरी बात उसकी मेडिकल स्किल्स काबिल तारीफ है। हाशिमोतो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो रैन जैसे आदमी से रियल लाइफ में मिल रहा है। वो सोचता है कि रैन जैसे लोग तो टीवी सीरीज में होते हैं। हाशिमोतो के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो खुद को शांत करवाता है एंड अब वो सोचता है कि हर साल जो सेलिब्रिटी डॉक्टर्स दिखते हैं, स्पेशली जो हैंडसम होते हैं, वो मोस्टली फेक होते हैं, असली नहीं होते। उनकी फेम सिर्फ पैसे और फायदे के लिए होती है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि बड़े हॉस्पिटल सेलिब्रिटी डॉक्टर्स को कैसे अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वो क्लीवलैंड क्लिनिक की तरफ जाते हैं एंड ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अपने सेलिब्रिटी डॉक्टर्स का यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाकर अपना अलग अलग इलाज कराते हैं। अब अगर चाइना के हॉस्पिटल्स को अपने सेलिब्रिटी डॉक्टर्स बनाने हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर के मेडिकल स्किल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। चाहे डॉक्टर की स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेडिकल स्किल्स कितनी ही अच्छी हो सकती हैं। अगर डॉक्टर एक पॉप स्टार की तरह दिखे और उसकी मेडिकल स्किल्स एक्सेप्टेबल लेवल तक हो तो वो एक रीजनल लेवल सेलिब्रिटी डॉक्टर के रूप में पास कर सकता है। फिर मीडिया पे एक्सपोजर से युनवा हॉस्पिटल की रेपुटेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी
और उसे टॉप हॉस्पिटल बनने का चांस मिलेगा। हाशिमोतो इससे ये कहना चाहता है कि कैसे युनवा हॉस्पिटल रैन का इस्तेमाल कर रहा है एंड रैन उनका एक सेलिब्रिटी डॉक्टर है एंड यूजुअली सेलिब्रिटी डॉक्टर्स की स्किल्स एक्सेप्टेबल होती हैं। तो हाशिमोतो को लगता है कि रैन की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितने की उसने सोचा था। खैर, अब ये सब चीजें सोचते हुए हाशिमोतो को लगता है कि डायरेक्टर पैन ने उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो युनवा हॉस्पिटल के सेलिब्रिटी डॉक्टर को प्रमोट कर सके, ये दिखाकर कि फॉरेन का एक बड़ा प्रोफेसर रैन के सामने टिक नहीं पाया, अल्टीमेटली प्रमोटिंग रैन। हाशिमोतो सोचने लगता है कि क्या वो सबको दिखावे वाला लगता है, जिसके बाद हाशिमोतो अब जोर जोर से हंसने लगता है एंड अब वो रैन से कहता है कि अब क्योंकि उसके पास मौका है तो वो रैन को एम्पटिंग टेक्निक से सर्जरी करता हुआ देखना चाहता है। हाशिमोतो बहुत चालाकी से इस सवाल को रैन से पूछता है क्योंकि सेलिब्रिटी डॉक्टर्स सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, उनकी मेडिकल स्किल्स इतनी कुछ खास नहीं होती। एंड हाशिमोतो के मुताबिक जिस डॉक्टर ने वो एम्पटिंग टेक्निक से सर्जरीज की होंगी उसकी टेक्निक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी एंड हाशिमोतो को लगता है कि वो सर्जरी रैन ने नहीं की तो वो उस डॉक्टर की टेक्निक से कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, जिससे कि हाशिमोतो उसे एक्सपोज कर सकता है। खैर, हाशिमोतो की ये बातें डायरेक्टर पैन सुन लेता है एंड उसे समझ में आता है कि हाशिमोतो को उस पर शक है एंड ये लगता है कि पैन हुआ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ मिला हुआ है, जो कि कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। खैर, शायद से अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए पैन हुआ डायरेक्टर हुओ से कहता है कि क्या आने वाली सर्जरी में मिस्टर हाशिमोतो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कि रैन सर्जरी परफॉर्म करे एंड हाशिमोतो उसे देखे। पैन हुआ की ये बात डायरेक्टर हुओ को गुस्सा दिला देती है। एज डायरेक्टर हुओ इस सिचुएशन को समझ गए थे, तभी डायरेक्टर जिंगशी इस सिचुएशन में इंटरवीन करता है एज उसे पता लग गया था कि ये सिचुएशन एस्केलेट होने वाली है। जिंगशी कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो वो भी रैन की एम्पटिंग सर्जरी को अपनी आंखों से देखना चाहता है। डायरेक्टर पैन हुआ समझ जाता है कि जिंगशी ने अभी उसे एक एटॉमिक बॉम्ब से प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए इस बार वो केयरफुली एक्सप्लेन करता है कि हाशिमोतो एक बिजी आदमी है, इसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल्स में जाना है, ब्ला ब्ला, और इसीलिए अगर वो उनके लिए जल्दी से एक सर्जरी प्रिपेयर करे तो उन्हें मजा आवीज़ो। इस सिचुएशन को देखकर हाशिमोतो फुल जापानीज अंदाज में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोगों से रिक्वेस्ट करता है। वो अपना सर नीचे झुकाता है एंड कहता है कि वो ये सर्जरी देखना चाहता है। खैर, इस चीज़ से मुझे समझ में आ रहा है कि हाशिमोतो सच में एक डेस्परेट आदमी है जो कि सिर्फ रैन को गलती करता हुआ देखना चाहता है ताकि वो रैन को पकड़ सके। खैर, हाशिमोतो को ये करता हुआ देखकर डायरेक्टर जिंगशी डायरेक्टर हुओ से कहता है अब इसे मना कैसे करें। डायरेक्टर वो सोचता है कि हाशिमोतो को मना करना इससे पहले तक आसान था, लेकिन अब वो हाशिमोतो को मना नहीं कर पाएंगे। आखिर अगले ने अपना जापानीज कार्ड जो प्ले किया है। वो ये भी सोचता है कि हाशिमोतो ने जो कहा, यानी कि रैन एक सेलिब्रिटी डॉक्टर बन सकता है, वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि युनवा हॉस्पिटल सच में रैन को अपना एक सेलिब्रिटी डॉक्टर बना सकता है। लेकिन डायरेक्टर हुओ को ये डर है कि कहीं इस सर्जरी में रैन कुछ गलत ना कर दे। एज रैन अभी भी एक यंग डॉक्टर है एंड अपने एक सीनियर के सामने इस तरह की एक बड़ी सर्जरी करते दौरान उससे गलती होना आम बात होगी एंड ये सर्जरी रैन के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। ये सब सोचते हुए हुओ एक सॉल्यूशन पर आता है। वो हाशिमोतो से तब तक का इंतजार करने के लिए कहता है जब तक उन्हें कोई पेशेंट ना मिल जाए। डायरेक्टर हुओ को ये कहता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ समझ जाता है कि शायद डायरेक्टर को रैन की चिंता हो रही है कि कहीं वो सर्जरी के दौरान कोई गलती ना कर दे। एज रैन इज क्वाइट पॉपुलर फॉर डूइंग absurd थिंग्स। तुम्हें पता है कि कैसे उसने पेशेंट के पेट के अंदर हाथ डाल दिया था। वेल ब्रो डू वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। खैर, इसीलिए डॉक्टर जाओ कम्स अप विद अ सॉल्यूशन। डॉक्टर जाओ डायरेक्टर वो से कहता है कि उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, एज ये लोग रैन की सारी सर्जरीज को रिकॉर्ड करते हुए आए हैं, तो क्यों ना ये रैन की प्रीवियस ऑपरेशन की वीडियो को देखें। डॉक्टर जाओ का ये प्लान डायरेक्टर हुओ को पसंद आता है। मीनवाइल हाशिमोतो वीडियो वाले आइडिया से ज़्यादा कन्विंस नहीं होता, बट उसे भी ये पता है कि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। अब ये लोग एक वीडियो मीटिंग कॉन्फ्रेंस सेटअप करते हैं जहां पर ये रैन की सर्जरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को प्ले करते हैं। डायरेक्टर हो लू वेनबिन को सर्जरी से पहले एक शॉर्ट इंट्रो देने के लिए कहते हैं पेशेंट का, जिसके बाद लू वेनबिन पहले पेशेंट का इंट्रो देता है जिसे कि सिंगल फिंगर लैक्सरेशन की ज़रूरत होती है। एंड डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम लैक्सरेशन का मतलब भूल गए हो, क्योंकि मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ। वेल, अच्छा मान लो तुम्हारी स्किन एक्सीडेंटली किसी शार्प चीज़ जैसे ग्लास या नाइफ से कट गई। इस तरीके के कट को ही लैक्सरेशन कहते हैं। ये कट कभी क्लीन लगता है पर ज़्यादातर मैसी या अनइवन होता है। अगर कट छोटा है तो थोड़ा ब्लीड करेगा और खुद ही ठीक हो जाएगा, पर अगर कट गहरा है तो ज़्यादा दर्द होगा और
डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर इस कट को क्लीन करेंगे, स्टिचेस लगा के बंद करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो अच्छे से हील हो जाए। जैसे एक फटा हुआ कपड़ा सही से सिल दिया जाए वैसे ही। एंड लैक्सेरेशन का यही मतलब है। खैर, इस पेशेंट की बात सुनकर वैंग सबको बताता है कि ये वही पेशेंट है जिसका टेस्ट अभी उन लोगों ने लिया था। डायरेक्टर पैन हुआ इस पेशेंट की रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। मीनवाइल हाशिमोतो नोटिस करता है कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये ऑपरेशन एक एक्सेप्शनल ऑपरेशन है जो कि सर्जन के कंट्रोल में है। खैर, हाशिमोतो की ये कंप्लेन भी होती है कि अगर ये रिकॉर्ड कर ही रहे थे तो इन्हें सर्जरी के पूरे प्रोसेस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। तभी हाशिमोतो की नज़र ऑपरेशन में नर्स की तरफ जाती है एंड ब्रो गॉट एस्टोनिश्ड बाय हर ब्यूटी। एज जापान की नर्सेस आंटीज होती हैं, लमाओ। खैर हमें क्या, हमारे यहाँ भी तो आंटी होता है। खैर, वेल हाशिमोतो देखता है कि नर्स रैन के क्लोज आ रही है एंड वो रैन से पूछता है कि ऑपरेशन के दौरान रैन एंड नर्स इतना ज़्यादा करीब क्यों हैं। इस पर रैन बताता है कि वो नर्स रैन का पसीना साफ कर रही है। ये सुनकर हाशिमोतो बहुत जेलस फील कर रहा होता है। एज इस तरह से कौन किसी का पसीना साफ करता है। वैंगजिया लिटरली अपने शर्ट से रैन का पसीना वाइप कर रही होती। खैर, आफ्टर वाइल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग एंड हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के लोग मीटिंग रूम से चले जाते हैं सिवाय हाशिमोतो एंड डायरेक्टर पैन के। वो अभी भी रैन की वीडियो देख रहे होते हैं। बेचारा हाशिमोतो पैन से कहता है कि वो काफ़ी घंटों से वीडियोस देख रहे हैं। हाशिमोतो भी थक गया है लेकिन पैन अभी भी सर्जरी की वीडियोस देख रहा है। हाशिमोतो पैन से पूछता है कि आखिर वो वीडियोस कब तक देखेगा। पैन फ्रस्ट्रेटेड लगता है पर कहता है कि अभी तक वो रैन की कोई मिस्टेक नहीं ढूंढ पाया और रैन की टेक्निक को एक्सपोज करना होगा। पैन हुआ सर्जरी फुटेज को केयरफुली ऑब्जर्व करता है और समझता है कि रैन अपनी सर्जरीज के लिए कैसे अप्रोचेस यूज करता है। पैन हुआ खुद एक एक्सपर्ट है और उसे पता है कि काफ़ी डॉक्टर्स बिना एमटेंग टेक्निक के सर्जरी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं समझ पाते, लेकिन रैन ज़्यादातर अपनी सर्जरीज को एफिशिएंटली हैंडल करता है और जब कभी किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है तो नए तरीके क्रिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है या प्रॉब्लम से एस्केप कर जाता है। बार बार डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करते करते रैन धीरे धीरे और बेटर होता चला जाता है जो उसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। पैन हुआ अपनी आधी जलती हुई सिगरेट एश ट्रे में रख देता है और वीडियोस देखकर हैरान होता है कि रैन इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूव कर सकता है। सिगरेट देखते हुए पैन हुआ अपने दिल की बात बोलता है। मैं एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन सर्जरी में मैं रैन जितना अच्छा नहीं हूँ। पैन हुआ को समझ आ जाता है कि रैन एक मेडिकल जीनियस है और वो पैन हुआ से ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर है। थोड़ा टाइम लगता है पर पैन हुआ ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। अब पैन हुआ सोचता है कि एक वक्त था जब यूनुआ हॉस्पिटल में एमटेंग टेक्निक का एक्सपर्ट सिर्फ वो था, लेकिन रैन की एंट्री के बाद उसका ये टाइटल मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। पैन हुआ को लगता है कि उसका जापान से जल्दी आना बेकार गया क्योंकि रैन फिर भी उससे आगे निकल चुका है। डिसअपॉइंटेड होके पैन हुआ डिसाइड करता है कि अब वो चाइना में ही रुकेगा और अपनी ट्रेनिंग को डिले करेगा। जब पैन हुआ अपनी डिसीजन की बात हाशिमोतो से शेयर करता है तो हाशिमोतो एक स्माइल के साथ उसे कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन लोग जल्दी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ये सुनकर पैन हुआ कंफ्यूज हो जाता है एंड हाशिमोतो से पूछता है गलत। हाशिमोतो मुस्कुराता है एंड कहता है, चलो मैं गेस करता हूँ, तुम यहाँ इसीलिए रुकना चाहते हो ताकि रैन से कम्पीट कर सको, है ना। पैन हुआ इस बात पर एग्री करता है और कहता है, हाँ, मैं अपने बचे खुचे पेशेंट्स को रैन के पास नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। हाशिमोतो इस बात पर शांति से रिप्लाई करता है कि तुम गलत सोच रहे हो। हाशिमोतो के मुताबिक अगर पैन हुआ चाइना में रुकता तो रैन उसे और तेज पेस से पीछे छोड़ देगा। हाशिमोतो की बात सही लगती है, इसीलिए पैन हुआ डिसअपॉइंटेड होकर चुप हो जाता है। हाशिमोतो अपनी चेयर से उठता है और पैन हुआ को एडवाइस देता है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करे, अपनी टेक्निक्स और नॉलेज को इम्प्रूव करे और फिर फुल स्ट्रेंथ के साथ चाइना लौटकर रैन को हराने की कोशिश करे। ये बोलकर हाशिमोतो पैन हुआ के हाथ में एक सिगरेट ट्रे पकड़ा देता है। पैन हुआ एश ट्रे में रैन का विजुअलाइजेशन करता है और उसे तोड़ देता है, जो रैन के साथ फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी का सिग्नल है।
इस बीच इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वैंग जिया रैन को इन्फॉर्म करती है कि एक पेशेंट को 4 फिंगर लैक्सरेशन सर्जरी की जरूरत है और रैन अपनी टीम के साथ सर्जरी के लिए निकल जाता है। मीनवाइल डॉक्टर जाओ एंड डायरेक्टर वो उसे पीछे से देख रहे होते हैं। डॉक्टर जाओ रैन एंड उसकी सर्जरी टीम को इस सर्जरी को करता देख डायरेक्टर वो से कहता है कि अगर हाशिमोतो और पैनहुआ यहाँ होते तो उन्हें भी रैन की सर्जरी दिखाई जा सकती थी। इस पर डायरेक्टर हुओ कैजुअली डॉक्टर जाओ से कहते हैं कि वो जो कहना चाहता है वो कह सकता है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर जाओ गलत चीज़ें भी कह चुका है और सही चीज़ें भी। शायद वो इस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है कि जब उसने वो सर्जरी की वीडियोस देखने का आइडिया दिया था तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो उसने बात कही है वो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि अभी भी डायरेक्टर हो को शायद लगता है कि रैन एक बच्चा है एंड इतना ज़्यादा प्रेशर में बेचारे की सर्जरी कहीं ख़राब ना हो जाए। खैर, अगले 3 दिन हाशिमोतो और पैनहुआ एक ताइवानीज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में पार्टिसिपेट करते हैं। माइंड यू ये लोग अभी भी चाइना में हैं एंड चैंगशी ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल में होते हैं। सर्जरी में दोनों की काफ़ी तारीफ होती है क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं और दोनों ही सर्जरी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पैनहुआ सर्जरी के बाद काफ़ी प्राउड फील करता है कि उसे हायर अथॉरिटीज़ नोटिस करने लगी हैं, जबकि इस सर्जरी में पैनहुआ ने हाशिमोतो का फर्स्ट असिस्टेंट बनकर ही पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके लिए तब भी ये चीज़ बहुत अच्छी थी क्योंकि पैनहुआ इस चीज़ से धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा था। एंड अब क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ पैनहुआ को जानने लगी थी तो ये चीज़ पैनहुआ के लिए बहुत अच्छी थी। इस सर्जरी के बाद पैनहुआ फीलिंग गुड एंड प्राउड ऑफ व्हाट ही डिड अपनी हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहुंचता है। पैनहुआ अपनी चेयर पर बैठ बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, एज पैनहुआ का मानना था कि एक डॉक्टर के लिए अच्छे रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैनहुआ बात करता है कि अभी रैन को सिर्फ एमटेंग मेथड की मदद से सूचर करना आता है। एट बेस्ट रैन सिर्फ एक काबिल स्पेशलिस्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में पैनहुआ उसे पीछे छोड़ देगा। पैनहुआ को सिर्फ 3 दिन हुए होते हैं एंड ब्रो इज ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब। अब पैनहुआ अपने जूनियर्स को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए दोबारा जापान जा रहा है, इसीलिए जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग जितने भी उनके पेशेंट्स को चुरा रहे हैं, यानी कि जितने भी पेशेंट जिन्हें की फ्लेक्सर टेंडन सूचर्स की ज़रूरत है, उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग अटेंड कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बनाना है। पैनहुआ के जूनियर्स उसे बताते हैं कि वो इस चीज़ को उन पर छोड़ सकता है। अब वही फिर से एस लिकिंग, जूनियर्स हैं तो सीनियर की एस लिकिंग तो करेंगे ही, तो उसके जूनियर्स अब पैनहुआ का ईगो बूस्ट करने लगते हैं एंड वो कहते हैं कि जब वो जापान से वापस लौट कर आएगा तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों की चड्डी ढीली हो जाएगी। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? पैनहुआ इस बात को सुनकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराता है। इसके बाद पैनहुआ अब अपने जूनियर्स से पूछता है कि पिछले 3 दिन में रैन कितने फ्लेक्सर टेंडन सूचरिंग कर चुका है। इस पर उसके जूनियर्स मौन व्रत रख लेते हैं एंड सभी शांत हो जाते हैं एंड ये सोचते हैं कि भाई ने ये क्या पूछ लिया, भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। खैर, उन्हें शांत देखकर पैनहुआ भी घबरा जाता है एंड वो अपने एक जूनियर जिसका नाम यंग टाई होता है उससे इस चीज के बारे में पूछता है, जिसके बाद पैनहुआ को पता लगता है कि रैन ऑलरेडी 24 फ्लेक्सर टेंडन सर्जरीज कर चुका है। ये सुनकर मानो पैनहुआ का मनोबल ही टूट जाता है, क्योंकि रैन एक दिन में 6 सर्जरीज जो अटेम्प्ट कर रहा था। पैनहुआ के लिए ये मानना मुश्किल था, एज अभी कुछ दिन पहले जब वो रैन के सर्जरीज की फुटेज देख रहा था तो उनमें रैन एक दिन में मोस्टली 4 से 5 सर्जरीज कर पा रहा था एंड इसीलिए उसके लिए एक और सर्जरी को ऐड करना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन असल में पैनहुआ के हिसाब से एक अच्छा सर्जन एक दिन में 3 फ्लेक्सर टेंडन सूचरिंग कर सकता है एंड अगर कोई 4 सर्जरीज करे तो ये ऑलरेडी अपने आप को पुश करने जैसा है। पैनहुआ की मानो तो अगर कोई 5 फ्लेक्सर टेंडन सर्जरीज करता है तो पैनहुआ के लिए उस आदमी की इज्जत ऑलरेडी ऊपर हो जाती है, क्योंकि ऐसे में वो सर्जन अपनी लिमिट से हट कर काम कर रहा होगा। एंड इससे पैनहुआ को पता लगता है कि 4 दिन पहले का रैन एंड अब के रैन में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि रैन ऑलरेडी अपना एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। पैनहुआ बेचारा सोच रहा होगा कि कहीं रैन गोकू तो नहीं, क्योंकि रैन रैपिडली खुद को इम्प्रूव कर रहा है। ओए पैनहुआ के बच्चे, देख मैं ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ और अभी तक गंजा नहीं तेरी तरह। इस चीज़ से पैनहुआ बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है एंड वो सोचता है कि पहले तो रैन की टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन अब रैन की टेक्निक से ज़्यादा उसका ग्रोथ रेट सबसे खतरनाक है।
डेस्परेटली पैन हुआ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर की ओर चला जाता है, एज वो अब खुद रैन को ऑपरेशन करता हुआ देखना चाहता था। उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसके साथी डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं। पैनहुआ जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाता है, रैन उसे देख लेता है, लेकिन रैन पैनहुआ को देखकर बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड फील नहीं करता। जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में रैन की रिफाइंड टेक्निक और टीम कोऑर्डिनेशन को देखकर पैनहुआ को रियलाइज होता है कि रैन की प्रोग्रेस और स्पीड पैनहुआ से काफ़ी ज़्यादा है। पैनहुआ फाइनली समझ जाता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट की लिंक रैन के रहते वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा।